पर 25 क्वेश्चन विथ आंसर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। इसके पहले हम बहुत सारा चीज़ कर लिए थे। चाहे हिंदी मीडियम में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वो वाला चीज़ है, जाके आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में। ये आपका सुपर 25 का पोर्शन है, ठीक है। में क्वेश्चन में आपको क्या मिलने वाला, देखिए आप तक अभी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हमारे द्वारा बनाए गए ये सुपर 25 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये पेपर आपका जो सुपर 25 क्वेश्चन है, इसमें ये 3 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया। कितने? 3 साल का पेपर से 3 से 4 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया, जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। अब इस सुपर 25 क्वेश्चन में 10 आपके लॉन्ग का यानी क्वेश्चन पूरा डिटेल में रहेंगे, 14 आपके कितने रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन पूरा डिटेल में रहेंगे, और 60 एमसीक्यू मतलब 1 मार्क का रहेगा। एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक मार्क कुछ भी हो सकता है। वो इतना चीज़ हम क्या करने वाले हैं इसमें आपका खासियत में, यानी इस चीज़ में रहने ही रहने वाला है। ठीक है, आप हम आगे इनको इन्हीं को देखते हुए चलते हैं आगे की तरफ ना मेरे भाई। ठीक है, तो ये आप सुपर 25 क्वेश्चन है, ठीक। अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा, ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी है, ठीक। अब ये आपके सामने लिख रखा सुपर 25 क्वेश्चन। सुपर 25 क्वेश्चन में 10 लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। देखिए यहाँ से 1 नंबर से लेके, ठीक है, यहाँ से आपके इतना पोर्शन रहेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो 11 नंबर से लेके 14 यानी 24 नंबर तक आपके रहेंगे क्या, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसके बाद आपका यहाँ से लास्ट में आपको 60 ऐसे ही एमसीक्यू दिए जाएंगे जो हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक। तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे की तरफ रुख करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा डिफाइन लिमिट टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट टेस्ट को अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ से जितना भी चीज़ लिखा जाएगा मेरे भाई, वो बहुत सटीक और सरल तरीके से हमने लिखने की कोशिश की है। आप अच्छे तरीके से सुनते जाइएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करना लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो अब समझिए लिमिट टेस्ट क्या होता है। तो आपके सामने ये रहा लिमिट टेस्ट का प्यारा सा, इसी तरह से आपके हूबहू सेम टू सेम एग्जाम में हेडिंग डाल के लिखनी है। अब लिमिट टेस्ट क्या होता है, पहले मान लेते कोई आपको एक सब्सटेंट हम दे दें, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूशन दे दें तो इसमें बताओ कि क्या चीज़ प्रेजेंट है, तो आप कुछ बता नहीं पाएंगे, तो उसको टेस्ट करके हम बताएंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, ठीक है। कितना उसमें इम्प्योरिटी है, कितना क्या चीज़ है, कितना प्योरिटी है, सब कुछ हम टेस्ट करके जब बताएंगे उसी को क्या बोला जाएगा, लिमिट टेस्ट बोला जाएगा। तो क्या लिख रखा, लिमिट टेस्ट इज द मेथड फॉर द टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस बाय द डिटेक्टिंग एंड कंट्रोल ऑल स्मॉल यानी थोड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। कहने का मतलब क्या होता है, लिमिट एक तरह का ऐसा मेथड होता है। क्या होता है बाबू, मेथड होता है जिसमें प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस यानी सब्सटेंस की क्या कर दी जाती है, प्योरिटी फाइंड की जाती है, ठीक है। और डिटेक्ट किया जाता है अथवा कंट्रोल किया जाता है उसमें कितनी इम्प्योरिटी है। क्यों? क्योंकि हमको इम्प्योरिटी पता चल जाएगी तो उसको हम तुरंत कंट्रोल कर देंगे, कहाँ से आई उसको थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है मेरे भाई, लिमिट टेस्ट बोला जाता है, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, लिमिट टेस्ट आर नॉट बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कि आप जैसे बोलेंगे 20 ग्राम इसमें इम्प्योरिटी है तो आप कैलकुलेट करके उसे निकाल देंगे, नहीं, इसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और ये सब लिमिट टेस्ट हो गया और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया, ये सब एक्सपेरिमेंटल बेस है। बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके दौरान आपको बढ़िया से देखने को मिलेगा। तो ये तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, इट, ठीक है, सॉरी, इन टेस्ट वी आर परफॉर्म द कंपेरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड टेस्ट सोल्यूशन। आपके पास 2 सोल्यूशन होना चाहिए, एक सिंपल सा, ठीक, एक पेज लाते हैं उसी पर करते हैं तो मज़ा आएगा, ठीक है। होता क्या है देखिए, हाँ हेलो भाई, ठीक है। ये देखिए होता क्या, मान लेते एक हमने क्या कर दिया, सिंपल ले लिया, और ये जो होता है बुक में ऑलरेडी लिखा होता है, इसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन मानते हैं। एक ऐसे हम टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, टेस्ट सोल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो हमारे होता है ना, तो ये बुक में तथा बड़े बड़े साइंटिफिक यानी तुम्हारे पास टीचर के द्वारा ऑलरेडी ये करके रखा होता है स्टेप बाय स्टेप कैसा। इसी के दौरान मतलब इससे मिलते जुलते आपको टेस्ट सोल्यूशन करना पड़ेगा। लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है,
यहाँ से आपको कंपेयर करना पड़ेगा, यदि दोनों सोल्यूशन लगभग लगभग सेम है तो ये पास हो, नहीं तो इतना फेल हो जाएगा। तो वही लिख रखा है इसमें, कंपेरिजन बीच में एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, एक टेस्ट सैंपल होता है, दोनों को कंपेरिजन करेंगे एज द परफॉर्मिंग टेस्ट। टेस्ट के बाद आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, देखेंगे, तो उसी को लिमिट टेस्ट बोला जाता है। अब लिमिट टेस्ट काहे की जाती, क्यों इंपॉर्टेंट, क्या जरूरी है लिमिट टेस्ट करना, क्यों, इससे देखिए इंपॉर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट, दूसरी हेडिंग। अब इसमें क्या होती है, फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ द हार्मफुल इम्प्योरिटी, मतलब हमारा जो सिंपल लिए हुए हैं उसमें कितनी क्वांटिटी में, 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम, पॉइंट में कितना ग्राम है, कितना हार्मफुल इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसको डिटेक्ट करने के, उसको जानने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, फाइंडिंग आउट द, ठीक है, फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ द अवेलेबल, यानी इम्प्योरिटी, ठीक है, मतलब क्या, कितनी अमाउंट में, देखो क्वांटिटी कितना उसमें पाया जाता है, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट में, लिमिट टेस्ट आर डिफाइन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, बताता है ये कितनी अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, विच आर प्रेजेंट इन द सिंपल, यानी गिवन सिंपल, मतलब जो आपको सिंपल दिया गया उसमें कितनी अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, हमें तो पता चल गया चलो हार्मफुल इम्प्योरिटी है, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको यानी कि देखने के लिए हम क्या कर देते हैं, लिमिट टेस्ट करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, लिमिट टेस्ट आर द हेल्प इन द प्योरिटी एंड क्लियरिटी ऑफ सोल्यूशन, मतलब ये क्या कर देता है, कोई सब्सटेंस का कितना प्योर है कितना क्लीन है उसको फाइंड करने के लिए, उसे डिटेक्ट करने के लिए लिमिट टेस्ट किया जाता है। ठीक, ये हो गया लिमिट टेस्ट क्या है, जरूरी होता है। ठीक, लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट इंपॉर्टेंट हो, हमारे सिलेबस में टोटल इतने हमारे पास लिमिट टेस्ट हैं, क्या है बाबू, इतने हमारे पास हैं। ठीक, जैसे तुम्हारे पास लिमिट टेस्ट इन आवर सिलेबस, सबसे पहले लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड होते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट होते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन होते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल होते हैं, लिमिट फॉर आर्सेनिक होते हैं। इतने तुम्हारे पास लिमिट टेस्ट होते हैं हमारे सिलेबस में जो दिए गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपके बारे में। अब एक किसी लिमिट टेस्ट को, और देखना जो स्टार लगाएगा ना ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो लिमिट टेस्ट आप आर्सेनिक को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसमें जो इक्विपमेंट उपयोग होता है उसका भी नाम बड़ी जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, जैसे क्वेश्चन में हमसे देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा था, लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक को डिफाइन करना, तो हमने लिमिट टेस्ट बता दिया। अब आते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक पे। अब इसमें देखिए कोई भी लिमिट टेस्ट है तो आपको 3-4 चीज़ लिखनी है। सबसे पहले वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता, कौन सा ऑपरेटर्स देखा जाए नहीं प्रयोग करेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है, केवल लिख देंगे आप लिमिट टेस्ट में क्या क्या प्रयोग करा, बस उतना हो जाएगा। प्रोसीजर, किस स्टेप बाय स्टेप क्या कर देते हैं उसको करते हैं, उसको उसका रिजल्ट एक्चुअल में रियलिटी में होता क्या उसको, बस इतना ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल पे चलते हैं, याद रखना बहुत ही सटीक तरीके से ये प्रिंसिपल होता, जितना ये चाहे आप केमिकल रिएक्शन याद करके थ्योरी लिख दिए, चाहे थ्योरी याद के केमिकल रिएक्शन लिख दिए, बस काम हो जाएगा। सबसे पहले क्या कर देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आर्सीन इज द आर्सेनियस स्टेट, मतलब क्या होगा, सबसे पहले क्या कर देते हैं, आर्सेनिक एसिड लेते हैं, क्या कर देते हैं, देखिए आर्सेनिक एसिड ले लिए, इसका रिडक्शन कराए, रिडक्शन मतलब किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, यानी रिडक्शन कहलाता है। तो आर्सीन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, आर्सीनस स्टेट में। देखिए आर्सीन का रिडक्शन करवा दिए, क्या बन गया, आर्सीनस एसिड बन गया। अब इस आर्सीनस एसिड का पुनः रिडक्शन करा दिया जाता, तो क्या लिखा, इजिली रिड्यूज इनटू द आर्सीन गैस, देखो पुनः इसका क्या करिए, रिडक्शन करा दिया गया, ये आपके सामने आर्सीनस एसिड हो गया, इसको रिडक्शन करा दिया, देखो रिडक्शन कराए तो आर्सीन गैस बन गया है। ठीक, इस आर्सीन गैस को मरकरी क्लोराइड के साथ आप क्रिया करा दोगे, तुम्हारे पास यदि येलो कलर का आएगा, पीला कलर का स्पॉट आएगा तो समझ लो आर्सीन प्रेजेंट है, नहीं तो अब्सेंट है। अब ये जो देखिए उसे दोबारा सबसे पहले पढ़िए करें, देखिए प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक इज द आर्सेनियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, चलो इजिली रिड्यूज इनटू द आर्सीन गैस, दोबारा ये आर्सीन गैस में कन्वर्ट हो गया, रिएक्ट विद द मरकरी क्लोराइड, दोबारा मरकरी क्लोराइड के साथ अब क्रिया करा देते हैं, यदि येलो कलर का स्टेनिंग आता तो पास है, नहीं तो फेल हो जाएगा। ठीक, दिस टेस्ट क्या लिखा, दिस टेस्ट इज कैरी आउट फॉर द कंट्रोलिंग द आर्सेनिक इम्प्योरिटी इन ऑर्गेनिक सब्सटेंट होता है, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसमें होता क्या है, जैसे आर्सेनिक एसिड हो गया, इसका हमने रिडक्शन करा दिया, आर्सीनस एसिड हो जाएगा। अब इस आर्सीनस एसिड को दोबारा हम रिडक्शन कराएंगे, आर्सीन गैस बन जाएगा।
अब आर्सीन गैस को मरकरी क्लोराइड के साथ जब अपक्रिया कराया जाता है तो येलो स्पॉट देता है, तो तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। ये ClHCl से हमें कोई लेना देना नहीं, ये डिटेक्ट करता है कि क्या किस परसेंट है, एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर का। तो ये येलो कलर आ गया तो तुम्हारे पास बन गया हमारे पास, ठीक है, टेस्ट सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब कोई प्लीज इस ऑपरेटर्स का नाम याद रखिए, एग्जाम में नहीं बना पाते हैं तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। आपसे पूछा जाता है लिमिटेड आर्सेनिक में किस ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है, तो किसका, गर्जेस्ट ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। अब जितने लोग हमारे भाई देख रहे हैं इसी को तुरंत पॉज करके इसकी स्पेलिंग देख कर ही आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है तो आप स्पेलिंग ही नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप इसका थोड़ा सा ही पॉज करके आप अच्छे तरीके से लिख दीजिए। और ये पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा ही पूछा गया है भाई। ठीक है, अभी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने ये लिख रखा, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए ये 2024 यानी 2023 का पेपर है। क्या पूछा है, गर्जस ऑपरेटर यूज फॉर द लिमिट टेस्ट, मतलब लिमिट टेस्ट में किस, यानी गर्जेस्ट ऑपरेटर किस लिमिट टेस्ट में प्रयोग किया जाता है, तो आर्सेनिक। क्वेश्चन में घुमा भी सकता है, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में किस ऑपरेटर्स का उपयोग होता है, तो गर्जेस्ट ऑपरेटर का यूज होता है। तो इस टाइप से क्या कर देता है, आपका क्वेश्चन बन जाता है। ये हो गया आपके सामने डायग्राम। अब मेन मुद्दा आपके यहाँ पर आता है, इसी को ध्यान से आप सुनिए। इसमें कहते हैं क्या, सबसे पहले आपको क्या करना, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब में एक्चुअल में गर्जेस्ट ऑपरेटर लेना है। देखिए हमने गर्जेस्ट ऑपरेटर ले लिया था। सबसे पहले डिजॉल्व नॉन, यानी नोन, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में स्टैंडर्ड आर्सेनिक सोल्यूशन लिए, उसमें थोड़ा सा ये Cl डाल के अब गर्जेस्ट ऑपरेटर में ले लेंगे। कहने का मतलब क्या होता है, अभी ध्यान से सुनिए। अभी हम क्या कर देते हैं, एकदम ईजी तरीके से आपको बताते हैं। थोड़ा सा आप एफर्ट कर देंगे ना तो तुरंत ये सीख जाएंगे भाने से। 1-2-3 मिनट के अंदर आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए होता क्या, सबसे पहले आप ये पढ़ते जाइए, सुनते जाइए। हमने क्या कर दिया, 2 सोल्यूशन ले लिया, एक को स्टैंडर्ड सोल्यूशन मान लिया और दूसरे को हमने क्या मान लिया, टेस्ट सोल्यूशन मान लिया। ठीक है, यस सर मान लिया। सबसे पहले ये ऑपरेटर्स मतलब गर्जेस्ट ऑपरेटर है मान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, आर्सेनिक सोल्यूशन प्लस में Cl डाल दिया। चलो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डाल दिया। दूसरे स्टेप में इसी में 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। ठीक, उसके 5 ml स्टेनलेस क्लोराइड, 5 ml स्टेनलेस क्लोराइड भी इसमें डाल देना है। अभी डालते जाना जो जो चीज़ कहेगा। स्टेनलेस क्लोराइड डाल दिया। 10 ग्राम तुम्हारे पास ग्रेनुलेटेड जिंक डाल दिए। इसमें हमने क्या, ग्रेनुलेटेड मतलब ग्रेन दानेदार जिंक इसमें हमने डाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 40 मिनट के लिए कहीं साइड में इसे रख देंगे। हमने रख दिया सर, यस सर, जैसा कहे तो हमने रख दिया। अब ये जो दूसरा पोर्शन में क्या कह रखा, देखिए ये आपके समान है। फिर क्या कर दिया, अब आपकी मैम या कोई टीचर या कोई भी आपको देगा, उसको आपको एक्चुअली में पता नहीं इसमें क्या चीज़, हमको कुछ नहीं पता। तो क्या लिखा, ऐड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द टेस्ट सिंपल यानी अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड, मतलब गर्जेस्ट ऑपरेटर में आपको ये लेना है। आपको एक्चुअली पता नहीं जो क्या है, उसी को आइडेंटिफाई करना कि यार सीन है कि नहीं। उसमें ये Cl डाल दिए। चलो 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड इसमें डाले थे, फिर हूबहू सेम टू सेम यहाँ लिख देना। 5 ml स्टेनलेस क्लोराइड डाले थे, हूबहू सेम टू सेम यहाँ लिख देना। 10 ग्राम जिंक डाले थे, यहाँ पर भी वही दानेदार जिंक डाल देना। फिर 40 मिनट के लिए रख देना, मतलब जो जो चीज़ इसमें डालें वो चीज़ इसमें डाल देना। 40 मिनट के बाद दोनों को कंपेयर करना। ठीक है, दोनों को कंपेयर करना। यदि इसका स्टेनिंग इससे, ये टेस्ट वाला थोड़ा सा इससे हल्का रहेगा, मतलब मिलता जुलता रहेगा तो सही है। थोड़ा सा यदि हल्का रहेगा चलेगा, बट गाढ़ा नहीं चलेगा। तो वही लिख रखा, देखिए लिखा। अब रिजल्ट में क्या लिखा आता है, स्टेन प्रोड्यूस बाय द टेस्ट मोर देन प्रोड्यूस बाय द स्टैंडर्ड। ठीक है, सिंपल पास द लिमिट टेस्ट। यदि तुम्हारे पास उससे कम है या मिलता जुलता रहेगा तो सही रहेगा, नहीं मिले जुलेगा तो भैया नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, इतना बड़ा हमारे पास क्या हो गया, AC भाई इतना तगड़ा तो जाएगा तो बड़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा जी, बट आपको समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में पूछा डिफाइन टाइट्रेशन और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है। तो चाहे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पहले बता दिए, पहले समझते तो टाइट्रेशन यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, बात एक ही है। कहीं पूछे टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तो बात एक ही है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को अच्छे से डिफाइन करना है आपको। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी टाइट्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो आपके सामने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दिया गया है एकदम मस्त तरीके से। तो क्या दे रखा, कैसे दे रखा, ध्यान से आप सुनिए यहाँ से मस्त तरीके से।
ठीक है, तो क्या लिख रखा, सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस समझिए। जैसे वो पता किए थे उसी तरह से यहाँ कॉन्सेंट्रेट पता किया जाता है कि एक्चुअल में कितना अमाउंट में है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अथवा टाइट्रेशन इज द, ठीक है, इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड सब्सटेंस विच कंबाइन विद द फर्स्ट सब्सटेंस इज द कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो तुम्हारे पास वैल्यूज में तुम ऐड किए हो, कितनी क्वांटिटी में ऐड किए हो हमें नहीं पता, उसी को फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। इसमें वॉल्यूम पता करने की कितना एम एल, 1 ml 2 ml 4 ml 10 ml कितना करते उसको फाइंड करने के लिए हम इसमें उपयोग करते हैं। द क्वांटिटिव एनालाइट्स यानी एनालिटिकल मेथड इज वाइडली यूज इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। मतलब इसमें होता क्या, सबसे पहले क्वांटिटी एनालाइज करते हैं, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी करते कि कितने अमाउंट में ये है। दिस मेथड इज आल्सो अप्लाई, ठीक, आल्सो अप्लाई टू डिटरमाइन द एनालिसिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। इससे आइडेंटिफाई करने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। अब इसका फंडामेंटल यूनिट क्या, फंडामेंटल वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, मतलब बेसिक लेवल क्या होता है। सबसे पहले सोल्यूशन एनालाइज करना, कैरी अननोन अमाउंट ऑफ केमिकल, मतलब आपको कोई भी केमिकल ले लेना, आपको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं, उसी पे तुम्हें टेस्ट करना है। इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर क्यों लगाते हैं कि कोई भी केमिकल लिए हैं तो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर का, किस नेचर का, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। अन्न यानी लिखा है कॉन्सेंट्रेटर रिएक्ट विद द केमिकल अननोन अमाउंट सो ऑफ द एंड पॉइंट। मतलब जब लास्ट में हमको पता चलेगा एक्चुअल में ये कितना अमाउंट में आया हुआ, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। टाइट्रेशन मेजर द वॉल्यूम विद द कंप्लीट ए रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूशन एंड रिएजेंट। मतलब ये टाइट्रेशन जो होता है वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए होता है, किसके में, सॉल्यूशन और रिएजेंट के बीच में। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इज द इक्वेशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अननोन केमिकल इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। कहने का मतलब क्या कर देते हैं, ये सिंपली देखा जाए, ठीक है, सिंपली ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो क्या कर रखे हैं, डिटरमाइन करने के लिए कि अननोन अमाउंट में कितना वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन सही है किसी सोल्यूशन में, ठीक, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब प्रोसीजर कैसे करते हैं आपके सामने यहाँ दिया गया है प्रोसीजर में। ठीक है, तो प्रोसीजर कैसे दिया गया आप ध्यान से समझिए, यहाँ से प्रोसीजर कैसे दिया गया है। ठीक है, प्रोसीजर में क्या दे रखा, सबसे पहले एक टिपिकल एन यानी टाइट्रेशन शुड बी स्टार्ट विद द बीकर। हमने बीकर से इसलिए करते हैं, उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि एक्चुअल में कितना अमाउंट में हमने लिखे। बीकर कंटेन द प्रोवाइड वॉल्यूम ऑफ एनालाइट या प्लस में स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिकेटर। मतलब हम क्या कर देते हैं, एक बीकर में जो चीज़ हमें लेना रहता है जिससे आइडेंटिफाई करना कितना वॉल्यूम है उसको लेंगे, और स्मॉल अमाउंट में थोड़ा सा इंडिकेटर लेंगे। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन डेट यानी नीड ऑफ द एनालाइज शुड बी स्पेसिफिक वेट। अब तुम सोच सकते हो कितना मटेरियल जो तुम ले रहे हो क्या होगा, प्लस माइनस 0.0001 ग्राम भी ले रहे हो, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम दवाइयाँ बना रहे हो। अब तुम सोचो जो दवाइयाँ नींद वगैरह के तो 0.025 mg होती है ना, मिलीग्राम में चल जाती है, तो बताओ ये मिलीग्राम हो जाएगा। उतना आइडेंटिफाई करने के लिए उसको भी वेटिंग करना जरूरी होता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा तगड़ा। It is important to choose right kinds of the material such which of the analysis obtained from the accurate result। मतलब इसको आइडेंटिफाई इसलिए किया जाता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम आए एक्यूरेट आए और उसी के अनुसार हम अपना काम कर पाएँ। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फंडामेंटल प्रोसीजर। अब हमारे सिलेबस में तुम्हारे पास कौन कौन टाइट्रेशन है, यानी टाइट्रेशन है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन हमारे लिए ज़रूरी है। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक तुम्हारे पास ये वाला और एक रेडॉक्स होता है ग्रामेट्रिक एनालिसिस। ये टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, किसको, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को। तो आपके सामने ले रखा है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में। अब ये गुरुदेव क्या होता है, अब समझिए एसिड क्या होता है। एसिड को जानने के लिए, बेस को जानने के लिए बस यही किया जाता है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ये यूज फॉर द एनालिसिस द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस क्वांटिटेटिवली। मतलब क्या होगा, कोई सोल्यूशन आपको दे दिया जाए तो उसमें कितना अमाउंट में एसिड है, कितना अमाउंट में बेस है, ये हमको पता नहीं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का उपयोग करते हैं। और एक किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। तो लिखा द प्रिंसिपल ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज बेस ऑन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकरिंग बिटवीन द एसिड और बेस। और एसिड और बेस कभी भी रिएक्शन करते तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं।
क्यों, अभी बताते हैं। देखिए, एसिड किसी बेस से जब रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा प्लस में वाटर बनाएगा। साल्ट भी तुम्हारे पास क्या होगा, न्यूट्रल है, और वाटर भी तुम्हारे पास न्यूट्रल। ये दोनों आपके न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए, इसको भाई याद रख लेना। स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड में, वीक एसिड में, स्ट्रॉन्ग बेस में और वीक बेस में। मतलब स्ट्रॉन्ग, ये कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसे खा हो नहीं सकते हैं। टोटल 3 थ्योरी हमारे सिलेबस में है। इस 3 थ्योरी को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने। एसिड बेस टाइट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 वैज्ञानिकों ने थ्योरी दी, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, ठीक है। अब यहाँ से देखो, आर्हीनियस थ्योरी होती है, ब्रूनेस्टेलौरी थ्योरी होती है और लेविस थ्योरी होती है, ठीक है। हेलो भाई, तो ये 3 थ्योरी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला थ्योरी आपके सामने आता है तुम्हारे पास, आर्हीनियस थ्योरी। अब ये एसिड के बारे में, ये वैज्ञानिक थे आर्हीनियस, ठीक है। प्लीज पास करा दो भाई, ऐसा पढ़ोगे तो पास हो जाओगे भाई, टेंशन उसकी ना लीजिए। अब आर्हीनियस थ्योरी क्या होती है, इसको पहले आइडेंटिफाई करना। आर्हीनियस ने एसिड बेसिड के बारे, यानी एसिड और बेस के बारे में क्या सुना हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, एसिड ये क्या करते हैं, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डालने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। बस इतना काम कर दिए थे, ठीक है, ये हो जाएगा। सिंपल से वैज्ञानिक आर्हीनियस बोले कि कोई भी तुम कंपाउंड ढूंढ के दुनिया से लाओ, यदि पानी में डालोगे और हाइड्रोजन आयन देगा तो समझ जाना वो एसिडिक नेचर का है। बेसिक नेचर का गुरुदेव पूछें, मान तो कोई भी बोले दुनिया में से कुछ भी सब्सटेंस तुम उठा के लाओ, यदि पानी में डिजॉल्व होकर OH आयन देगा, क्या हो गया, OH आयन देगा, तो समझना वो बेसिक हो जाएगा। तो एसिड हो जाएगा आपके सामने, बेस हो जाएगा। देखो, एसिड को पानी में घोलने पर हाइड्रोजन आया, बेस को घोलने पर OH आयन आया, बस इतना काम हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस थ्योरी, यानी इनकी लिमिटेशन क्या होती है, इसको बताना पड़ेगा। दिस थ्योरी फेल इन द इलोबरेटेड द एसिडिक तथा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, जिसे हम नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या होती है, ये देखा जाए कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो पानी में घुलवा नहीं करते, तो इनकी थ्योरी वहाँ पर भी फेल हो जाती है। इनकी थ्योरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे, यानी सॉल्वेंट न प्रेजेंट है, यानी पानी न प्रेजेंट रहे, तो ये फेल हो जाएगा। तब कहें भाई तुम तो हटो भाई, तुम्हारी दिक्कत है, तो कहा गया ब्रोस्टेन-लॉरी थ्योरी आए। भाई ये बोले कि हम हो, तुम्हें कुछ बता रही चला बोला, तो ये बोले कि एसिड ऐसे होते हैं जो प्रोटॉन क्या कर देते हैं, डोनेट करते हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस यदि प्रोटॉन डोनेट करता है तो एसिडिक होगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता तो बेस हो जाएगा। बस इतना ही ये बोले थे। इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। फिर इनको भी क्या कर दिया वैज्ञानिकों ने, ट्रोल किया, अभी भी फेल हो गए। बोले कि मारे तो कोई ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जिसके पास प्रोटीनिक यानी प्रोटॉनिक नेचर का है या नहीं है, तो कहे भैया नमस्ते, हम नहीं बता पाए। तो लिखा कॉमनली शुड बी एसिड आर द प्रोटीनियस इन नेचर बट सम आर नॉट। मतलब कुछ ऐसे होते हैं एसिडिक, ठीक है, एसिड होते हैं जो प्रोटीन नेचर के नहीं होते, तो उस पर इनका रूल अप्लाई नहीं होता। दे आर द मैनी एसिड, बहुत सारे एसिड होते हैं जो केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन का ट्रांसफर ही नहीं करते। हम कार्बन नहीं करेंगे, लोग क्या कर लोगे, तब भी इनकी थ्योरी वहाँ पर फेल हो जाती। तो इनकी थ्योरी फेल हुई, तब आ गए हमारे पास लेविस थ्योरी। भाई हमारे पास कौन आ गए, लेविस जी आ गए। लेविस जी क्या बोले कि जो तुम्हारे पास जो वो बोले थे उसी को थोड़ा सा ये मॉडिफाई कर दिए थे। वो प्रोटॉन वोटान बोले थे, इलेक्ट्रॉन बोल दिए। एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, मतलब कोई भी कंपाउंड यदि पेयर में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिडिक नेचर का होता है, और पेयर में डोनेट करता तो बेसिक नेचर का होता। बस इतना हो जाएगा। लेविस एसिड तथा लेविस बेस शेयर करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाय द, यानी बेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट तथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन देम। मतलब एसिड और बेस जब क्या कर देते हैं, दूसरे से बाइंड करते हैं, तो उनके बीच में कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। जैसे एसिड क्या होते हैं, एनायन होते हैं, और सॉरी बेस क्या होते हैं, एनायन होते हैं, और एसिड क्या होते हैं, केटायन होते हैं। अब इनकी भी कुछ लिमिटेशन थी, ठीक है। ये कितना स्ट्रेंथ है, जैसे बांड बन रहा है तो कितना उनके बीच में स्ट्रेंथ, कितना जबर बांध रहा है, ये नहीं बता पाए थे। अब एसिड इंडिकेटर बोल रहे हैं, तो कितने इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर दे आर द स्मॉल, ठीक है। देखो, दे आर द सब्सटेंस विद द चेंज देयर कलर तथा स्मेल, यानी इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, मतलब अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं उनका चाहे कलर चेंज कर दे, चाहे स्वाद यानी महक में चेंज कर दे, तो उसी को इंडिकेटर बोलते हैं। तो इंडिकेटर, लिटमस पेपर एसिड के साथ क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो समझ लो एसिड है। और लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो जाता है तो बेस है। फिनाप्थलीन जो एसिड के साथ कलरलेस होता है और बेस के साथ पिंक कलर हो जाता है। मेथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर हो जाता है, बेस के साथ येलो कलर का हो जाता है, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है।
ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने यहाँ से। ठीक है, यूज आप एसिड बेस्ड टाइट्रेशन काहे करते हैं? बारबिटरेट का तुम्हारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए, निकोटीनिक एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं उसको, ठीक है, और एस्पिरिन की जांच करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का उपयोग करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब भाई थोड़ा भाई ये आधे घंटे के अंदर ये 2 क्वेश्चन गुरुदेव करा रहे हैं, नहीं भाई थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। डिफाइन द NSAID एंड कम क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता क्या है, इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसका क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। तो ये आसान है भाई, ठीक है, ये थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगा आपके बारे में। ठीक है, तो हम समझते सबसे पहले, ठीक है, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते क्या हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, किसी एक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो ये लिख रखा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के बारे में। नाम से ही पता, नॉन स्टेरॉयडल, ये इनके पास स्टेरॉयडल नेचर का नहीं होता। एंटी इन्फ्लामेटरी, किसी को सूजन हो गया है तो उनको सही करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो सिंपल सा क्या बोलते हैं, द ड्रग्स यूज टू रिड्यूज इन्फ्लामेशन, मतलब ऐसी दवाएं जो इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, पेन को कम करती हैं। ठीक है, और फॉर्मेट इज द टर्म ऑफ द एंटी इन्फ्लामेटरी, वो क्या हो जाती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहलाती हैं। अब ये करते हैं क्या क्या, पेन को सबसे पहले कम करेंगे, फीवर को भी क्या कर देंगे, ये कम करेंगे, इन्फ्लामेशन को कम करेंगे। तो ये सब जो दवाइयाँ ये सब कम करती हैं उसको हम इसी कैटेगरी के अंतर्गत रख देते हैं। इसका फुल नेम भाई याद रखना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में। ठीक, डेफिनेशन हो गया। अब हम आ जाते हैं कि इस पर क्लासिफिकेशन के बारे में। 3 में क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहला नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर में अंतर्गत आता है। 1-2 एग्जाम्पल याद रखिएगा। सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर यानी कोक्स 2 इनहिबिटर आते हैं। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन में पैरासीटामॉल आते हैं। कौन कौन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी में तुम्हारे पास नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर आते हैं और सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर आते हैं। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद द पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन में ये दवाइयाँ आती हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल तुम्हारे पास एस्पिरिन हो गया, इबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, मेफनामिक एसिड हो गया, एसाइक्लोफेनेक हो गया, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सोलोक्सकोबी हो जाएगा और मेलासिकैम हो जाएगा। और एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक में तुम्हारे पास, एनाल्जेसिक मतलब ये दर्द में भी काम आते हैं, एंटीपायरेटिक किसी को बुखार है उसमें भी काम आते हैं, पुअर एंटी इन्फ्लामेटिक किसी को थोड़ा बहुत सूजन है तो उसमें भी ये काम कर जाएंगे। कौन, पैरासीटामॉल, जो गाँव में सोच लो हर एक बंदे का फेवरेट दवाइयाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इन आवर सिलेबस। एस्पिरिन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, इबुप्रोफेन हो गया, पैराक्सिकैन हो गया, सेलेकॉक्सबी हो गया, मेफनामिक एसिड हो गया, पीसीएम पैरासीटामॉल हो गया और एसाइक्लोफेनेक। इतना हमारे सिलेबस में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। अब कहेगा कि 2 एग्जाम्पल बताइए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी का, तो उठा के यहीं से चेप देना, अपना काम हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। कोई एक कंपाउंड को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। एस्पिरिन जैसे हो गया, एस्पिरिन क्या होता है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन के बारे में। ठीक है, एस्पिरिन के बारे में कोई केमिकल स्ट्रक्चर पूछा भी गया है। देखिए, ये 2023 का पेपर है, इसमें क्वेश्चन पूछा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ Ni2। एस्पिरिन दिया गया है और तुम्हारे पास सल्फाएसिटामाइड डोपामाइन दिया गया है। तो इसको भैया प्लीज़ याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर विथ IUPAC नेम। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने प्यारा सा स्ट्रक्चर हो गया। ये आपके सामने एसिटा लिखा जाएगा, जिसका तुम्हारे पास जो होता है, देखिए सबसे पहले 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पे देखा जाए तो क्या हो गया, ये एसिटॉक्सी है, एसिटॉक्सी, इसको बेंजोइक बोलते यानी बेंजीन बोलते हैं। और ये ओइक एसिड लगा यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा, इसीलिए नाम दिया जाता पूरा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। कितना, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड हो जाता है, जो आपके सामने दिया गया। स्टोरेज तथा, ठीक है, स्टोरेज तथा स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए जितनी भी दवाइयाँ होती सब पे ये चीज़ तुम लिख सकते हो कि इसको क्या कर देना है, रूम टेम्परेचर पे रखना, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, सनलाइट और मॉइस्चर से दूर रखना, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, मतलब आपको वेल क्लोज कंटेनर में रखना पड़ेगा, ये चीज़ लिखना पड़ेगा। ये सब दवाइयों में हम लिख सकते हैं, बट कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं ना जो तो तुम्हारे पास थोड़ा सा स्पेशल टाइप कंटेनर में रखा जाता है, जैसे इंसुलिन हो गया, ठीक है, और कुछ वैक्सीन हो गया, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया, वो सब सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो उसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो सब दवाइयों पे ये आप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया आपके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास फार्मूलेशन, मार्केट में ये एस्पिरिन टैबलेट के रूप में उपलब्ध होता है। ब्रांड नेम के तहत एस्पिरिन हो गया, एनासिन हो गया, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एल्पिरीन हो जाएगा। अब यूजेज की बात की जाए, यूज टू रिड्यूस फीवर, किसी को फीवर हो गया है उसको कम करने के लिए। उसके साथ साथ तुम्हारे पास किसको कम करने के लिए जाता है, देखिए लिखा रिड्यूज बॉडी पेन, मतलब किसी पर्सन को दर्द कर रहा शरीर, वो भी हो गया। टूथ एक हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, हेडेक हो गया, तो उन सबको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एस्पिरिन का उपयोग करते हैं। तो हमने सिंपल सा एस्पिरिन के बारे में बता दिया है। सबसे पहले नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, किसी एक कंपाउंड को आप एक्सप्लेन कर देना, काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी फाइव, मतलब कोई 5 दिया गया है, ठीक है। अब ये देखा जाए तो देखिए कितना अमाउंट पूछा गया है। सबसे पहले देखिए 2023 में 1 2 3 पूछा है, इसको भी हम बताए हैं। और 2022 का आपके सामने पेपर है, इसमें भी क्या कितना क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें 5 स्ट्रक्चर पूछा गया था। देखिए स्टोरेज कंडीशन यहाँ पर देखिए कह दिया है, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी फाइव, हम क्या करते हैं सब आपको दिखा देंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, देखो पैरासीटामॉल हो गया, INH हो गया, डप्सन हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया, फिनोबार्बिटल यानी फिनोबार्बिटॉल हो गया, और तुम्हारे पास इपीपरामाइन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, डोपामीन हो गया। ये देखिए कोई 5 यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 7 दिया, कोई 5 ये करना है, तो इसको भी बता देते हैं और इसको सबको अच्छे तरीके से आपको हम बता देते हैं। देखिए ये पेपर सुपर 25 क्वेश्चन बनाया गया ना भाई, बहुत मेहनत लगी लगा, बट हर एक कॉन्सेप्ट को हम सोच रहे थे क्लियर हो जाए, और एक भी ऐसा क्वेश्चन हो न हो जो छूटे, ठीक है, छूटे ना, ठीक है। तो इसमें पहले एस्पिरिन का स्ट्रक्चर जैसे देखें, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड आप तो देखब किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एसिटा, ठीक है, लिख रखा सल्फा एसिटामाइड, सल्फा एसिटामाइड में अब सल्फा ग्रुप क्यों बोलते हैं, सल्फोनाइड ग्रुप से कंटेन करता है सल्फा, और ये आपके सामने दिया गया है एक ग्रुप यहाँ से, ठीक है। सल्फा इसी को एसिटामाइड बोलते हैं, बस काम हो जाएगा। ये नीचे लटका हुआ तो अमीनो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6, तो ये 4 नंबर पे क्या लटका हुआ, अमीनो, तो 4 अमीनो हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पूरे को फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल हो जाएगा। इसको बोलते हैं सल्फान्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सल्फान्यूल। इसको क्या बोलते हैं, पूरे मिला के एसिटामाइड बोलते हैं, तो एसिटामाइड हो जाएगा। तो 4 अमीनो फिनाइल, फिनाइल हो जाएगा, 4 अमीनो फिनाइल हो जाएगा, सल्फान्यूल एसिटामाइड हो जाएगा इसका आंसर। इसका डोपामीन का स्ट्रक्चर यहाँ से गुरुदेव देख लेते हैं, ये डोपामीन हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो स्ट्रक्चर ध्यान से सुनिएगा, कहाँ से ये स्टार्ट होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6, ये 1 डैश यानी 2 डैश हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, 4 नंबर पे ये पूरा ग्रुप लटका हुआ, तो 4 हमने लिख दिया, 2 पे अमीनो है तो 2 पे अमीनो लिख देते हैं, मेथ एथ हमने एथाइल लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन लिख दिया। 1 नंबर तथा 2 नंबर पे एक एल्कोहल ग्रुप, यहाँ एक एल्कोहल ग्रुप में एल्कोहल के लिए ओल का प्रयोग करते हैं, तो 1, 2 डाई ऑल हो जाएगा, जो आपके सामने आईयूपीएसी नेम दिया गया। और भी स्ट्रक्चर था, उसको भी हम अच्छे तरीके से इसमें देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको हमें देखना ही देखना पड़ेगा। जैसे पैरासीटामॉल हो गया, ठीक है, पैरासीटामॉल हो गया तुम्हारे पास। अभी ये प्यारा सा पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। पैरासीटामॉल याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे बेंजीन ग्रुप लगाएं, OH ग्रुप यानी एल्कोहल ग्रुप हमने यहाँ लगा दिया, यानी H2 ग्रुप लगा दिया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर मतलब CH3 तुम्हारे पास है। तो क्या लिखा है, N पे देखा जाए तो ये लटका हुआ, तो N पे हाइड्रोक्सी फिनाइल हो जाएगा, N पे हाइड्रोक्सी फिनाइल, इसी को क्या बोलते हैं, एसिटामाइड बोलते हैं। अभी देखें ना उसमें एसिटामाइड आपके सामने हो जाएगा। मेटफॉर्मिन का प्यारा सा स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ रिंग फिंग कुछ नहीं है, तो ये आसान है। N पे देखा जाए तो एक मेथाइल ग्रुप इधर, एक मेथाइल ग्रुप यहाँ, 1 2 3 4 5 नंबर पे, ठीक है। एक प्लस में तुम्हारे पास यह Cl लटका हुआ। तो देखा जाए तो 1, 2 डाई, यहाँ पर डाई एक्चुअल में होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, डाई होना चाहिए, ठीक है। ये आप डाई लगा दीजिएगा, डाई मेथाइल हो जाएगा, मेथ मेथ तो मेथाइल हो जाएगा। बिगुनाइड हो जाएगा हाइड्रोक्लोराइड, इसको पूरे को क्या बोलते हैं, बिगुनाइड बोला जाता है, उसको HCl को हाइड्रोक्लोराइड बोला जाता है। INH मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसो निकोटीना हाइड्राजीन बोलते हैं, जो आपके सामने दिया गया है। ये तुम्हारे पास इसको पिराइडीन 4 कार्बो, ठीक है, कार्बोहाइड्राजीन हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। 4 मतलब 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, चल ही नहीं रहा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 पे ये लटका हुआ है, तो आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने स्ट्रक्चर भी अच्छे तरीके से देख लिया है,
ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास आ जाते हैं, ये का क्वेश्चन में दिया है पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ एनी फाइव, मतलब ये कितना दिया, छः, तीन तीन छः दिया, किसी का पाँच का पॉपुलर ब्रांड नेम लिख देना। और ये भी क्वेश्चन देखिए 2024 में, 2022 में भी पूछा गया, 23 में। ये देखिए 2022 का पेपर है ना, तो इसमें कह दिया राइट द पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ एनी फाइव। ये तुम्हारे पास इतनी सारी दवाइयाँ दी गई हैं, इनका तुम्हें ब्रांड नेम लिखना पड़ेगा। तो ब्रांड नेम आपको बता देते हैं, देखिए चाहे बुक से याद रखिए चाहे नेट से याद रखिए, आप ब्रांड नेम कहीं से याद रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फुरसामाइड दे रखा है, सल्बूटामॉल दे रखा है, उसके बाद डाइजा, ठीक है, क्या दे रखा है, डाइजापाम दे रखा है। उसके बाद हमारे पास देखा जाए तो क्या होगा, रेमसिविर दे रखा है, और क्या है, ओफ्लाक्सासिन और डाइक्लोफेनेक दे रखा है। तो इन्हीं का ब्रांड नेम लिखना है। तो आपको दोबारा हम बता देते हैं, ब्रांड नेम चाहे ये लिखिए, चाहे आप नेट पे सर्च करिए, चाहे किसी आप मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं आपको पता है तो वो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक दवाइयाँ का कईयों कंपनियाँ अल्टरनेट बना रही हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो फुरसामाइड का तुम्हारे पास लैसिक जो सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाली दवाई एक है, फ्यूरोवेल आता है, और उसके बाद तुम्हारे पास फेरा यानी लिखा है फेरासिक्स आता है। ये तुम्हारे पास दो तीन दवाइयाँ, ठीक है, ब्रांड नेम दी गई हैं। पैरासीटामॉल का तो भर भर के आप लिख सकते हैं, कालपाल हो गया, डोलो हो गया, और तुम्हारे पास क्या हो गया, पेल्सिन हो गया, और तुम्हारे पास एंडीमोल हो गया आपके सामने। सल्बूटामॉल में तुम्हारे पास एक्सैक्टली लिखा है एस्को एयर आता है, और तुम्हारे पास ग्रीथॉल आता है, और आस्थालीन आता है, जो हमारे पास अस्थमा के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। कोट्रामाजोल देखा जाए तुम्हारे पास क्या लिख रखा, केने ट्रैक्स आता है, यानी क्लोप्सी आता है, और कैंडिड भी आता है। डाइजापाम देखा जाए तुम्हारे पास वेलियम आता है, डाइस-5 के नाम से आता है, जेपाडिक के नाम से आता है, ठीक है। क्लोरोफेनिकॉल में देखा जाए, अभी क्लोरोफेनिकॉल जो आँख में पेंसिलिन डाला है छोटा छोटा होता वो, ठीक है। पैरेक्जिन 500 आता, एमजी मत लिखिएगा, यहाँ पर भूल से लिख दिए बट एमजी मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि एमजी अलग अलग हो सकता है, किसी का 100 mg 200 500 डोजिंग पे डिपेंड करता है। लिख रखा क्लोरवाइस के नाम से आ जाता है, क्लोरवेल के नाम से भी आता है। रेमसिविर देखा जाए जो सबसे ज़्यादा कोरोना में प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या हो गया, लेकरलैरी यानी क्या होगा, वेकलैरी हो गया, और क्या होगा, कोविफर हो गया, और तुम्हारे पास नेक्स्ट में ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिप्रीमी हो जाएगा। ओफ्लाक्सासिन में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ओफ्लाक्स हो जाएगा, जेनफ्लॉक्स हो जाएगा, तुम्हारे पास फ्लॉक्सिकेयर हो जाएगा। तो ये सब दवाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो पॉपुलर ब्रांड नेम ये हो गया है। अब इसका यदि PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, ओनली फॉर 30 रुपीज़ प्राइस है, चाहे इंग्लिश में मंगाइए चाहे आप हिंदी में मंगाइए, कोई एक आप मंगा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द ट्रॉपिकल एजेंट क्या होता है, या ट्रॉपिकल एजेंट को एंटी माइक्रोबियल एजेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको, ये तुम्हारे पास छठा नंबर क्वेश्चन। अब इधर थोड़ा सा तेजी से चलेंगे क्योंकि आप रफ्तार पकड़ लिए हुए हैं, ठीक है, ठीक। तो ये आपके सामने एंटी माइक्रोबियल एजेंट दिया गया है, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है, जैसे अभी हम मान लेते हैं कहीं घाव लग गया, तो उसको साफ सफाई रखने के लिए ट्रॉपिकल एजेंट अथवा एंटी माइक्रोबियल एजेंट का उपयोग करेंगे। लिखा दोज केमिकल विच डेट आर यूज टू किल या इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, प्रोटोजोआ, आर नोन एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इसे क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस लाइक तुम्हारे पास डिसइंफेक्टेंट आर जनरली यूज टू क्लीन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये मोस्टली देखा लिविंग, नॉन लिविंग मतलब समझते हो, कहीं आपको घाव लग गया तो उस एरिया में देखेंगे पूरा जो टिश्यू होता है रैप्चर हो जाता है, जो सड़न पैदा करता है, तो उसको साफ करने के लिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसे इतने में कैटेगराइज किया गया, एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, एंटी बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, जर्मीसाइड्स होते हैं। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, ठीक है। अब ये किसी एक कंपाउंड को आप अच्छे से एक्सप्लेन देना। सबसे पहले एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक आर डिफाइंड तुम्हारे पास सब, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन और इनवीड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग टिश्यू, मतलब हमारे शरीर के ऊपर लिविंग टिश्यू है, अब वो कहीं एक, ठीक है, कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ग्रो कर रहे हैं, उसे डिस्ट्रैक्ट कर देगा, उनके ग्रोथ को खत्म कर देगा, या उसको क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, हम एक्चुअल में एंटीसेप्टिक बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं बाबू, एंटीसेप्टिक बोलते हैं,
बता दो भाई, इतना पढ़ने के पास हो सकते हैं। देखिए ये हमारे पास एक हैं उत्कर्ष मिश्रा जी, ये पढ़ तो नहीं रहे हैं, केवल तब से पूछ रहे हैं सर हम पास कैसे हो, ये कैसे हो वो। देखिए आपके पास जितना टाइम है ना, ठीक है, जितना भी टाइम उतना आप बर्बाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, बर्बाद कर रहे हैं, तब भी पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, रियलिटी में उत्कर्ष मिश्रा जी आप कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। जब हम स्टार्टिंग में बोल रहे हैं सुपर 25 क्वेश्चन 3 साल 4 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया, कॉन्सनट्रेट हो के आप तब भी नहीं सुन रहे हैं। आपको पता है कि हम फेल होंगे और रियलिटी यहाँ आपका बैक लगेगा भाई, यदि सही से नहीं पढ़ेंगे तो बैक लगेगा। उसके बावजूद भी आप केवल बोले जा रहे हैं, बस यही काम है बाबू। ठीक है, अरे जितना टाइम बचा हुआ, मान लेते हमको नहीं पता सर, हमको डर भी लग रहा है कि सर एग्जाम कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक, तब हम क्या कर, जितना हमारे पास एक हफ्ता बचा हुआ तो उसको हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करें, काम अपना बन जाएगा। बट नहीं, तब भी हम पूछते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर, आप में खुद में आत्मनिर्भर है ही नहीं, विश्वास ही नहीं कि हम एक्चुअल में रियलिटी में पास होंगे कि नहीं। अभी एक योद्धा लड़ने जाए और डराए कि आज यार मार दिए कोनो कटैया कट जाए, और रियलिटी में वो हार के ही आएगा। उसी तरह से आप भी हैं। ठीक है, एग्जाम में एक योद्धा की तरह बनिए कि एक भी क्वेश्चन आएगा सट्टा दिमाग के खत्म कर देंगे। ठीक, तो उस तरह से काम करेंगे तो काम होगा। तो एंटीसेप्टिक हो जाएगा। डू नॉट हार्म लिविंग टिश्यू, ये लिविंग टिश्यू को हार्मफुल यानी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, दिस सब्सटेंस, ठीक है, दिस सब्सटेंस किल द पैथोजिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये सिंपल सा क्या कर देते हैं, जो किल पैथोजेनिक होता है उसको मार देता है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, सिंपल से बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, उनके ग्रोथ को रोक देता, बस काम खत्म। बैक्टीरियोसाइड जर्मीसाइड मतलब ये जर्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। यदि फंगीसाइड रहेगा तो फंगस को किल कर देगा, बैक्टीरियोसाइड रहेगा तो बैक्टीरिया को किल कर देगा, वायरोसाइड रहेगा तो वायरस को किल कर देगा, बस काम खत्म। एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल एजेंट में सिल्वर नाइट्रेट आता है, आयनिक सिल्वर आता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमारे पास, डिफाइन इम्प्योरिटी इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है, इम्प्योरिटी क्या होती है, इसको अच्छे तरीके से बता देना, इम्प्योरिटी कहाँ से कैसे आती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है प्यारा सा आपके सामने, इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होती है उसकी इम्प्योरिटी कैसे होती, कहाँ से आती, इसको अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। देखिए पहला इसमें लिख रखा है इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। कभी कभी दवाओं में देखेंगे, हम जो नॉर्मल भाषा में कहते हैं इम्प्योरिटी इस जो प्रेजेंट है ना बाबू, तो हमको नॉर्मल लगता। अब दवाइयों वाइयों में थोड़ी सी यदि इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो जाएगी ना तो पूरा डैमेज कर सकती है, दिक्कत नहीं आ सकती। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, जनरली इम्प्योरिटी मीन अनरिलेवेंट, कोई अनवांटेड थिंग्स ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो हम प्रोडक्ट खरीदें तो उसमें कोई अनरिलेवेंट तथा अनवांटेड सब्सटेंस हो जाता तो उसी को इम्प्योरिटी बोलते, बस इतना। इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक्सेप्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट एराइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर प्रोसेस आर कंसीडर द इम्प्योरिटी। इसी को क्या कर दिया जाता है, यानी क्या बोला जाता है, इम्प्योरिटी बोला जाता है। इम्प्योरिटी या नॉन इन यानी क्या होता है, इन्यूरेबल होता है। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन वेरियस कॉमन टर्म ऑफ द इम्प्योरिटी लाइक बाई प्रोडक्ट, मतलब ये क्या कर देते हैं, अलग अलग तरह से इम्प्योरिटी आ सकती है, हमारे प्रोडक्ट को खराब कर सकती है। लिख रखा है सोर्स ऑफ, ठीक है, लिखा है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। ये फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, यानी कहाँ से आते हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को खराब कर सकते हैं। राम राम मर सच, राम राम मर सच होता है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास क्या दिया गया, पहला आर से तुम्हारे पास एक आर से रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज द मैन्युफैक्चर, मतलब जब कोई दवाइयाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसी के दौरान ही, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसी रॉ मटेरियल कच्चा सामग्री जो ले रहे हैं उसी के कारण से इम्प्योरिटी आ सकती है। रिएजेंट मटेरियल प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर, कौन सा रिएजेंट प्रयोग कर रहे हैं उसके कारण से हो सकता है। किस मेथड से आप प्रयोग कर रहे हैं, लिखा मेथड प्रोसेस है, ठीक है, यूज इन यानी मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चर प्रयोग यानी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, उस दौरान भी क्या हो सकता है, किस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं उसके कारण से आ रहे हैं। सही मेथड नहीं प्रयोग करेंगे तो इम्प्योरिटी आ सकती है। स्टोरेज कंडीशन, मतलब दवाइयाँ तथा फार्मास्यूटिकल जो रॉ मटेरियल किस जगह स्टोरेज किए हैं उसके कारण से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन मतलब वातावरण से भी आ सकता है। और केमिकल मैन्युफैक्चर यूज इन द प्रोसेस, कौन सा, ये वाला सेम टू सेम है। अब थोड़ा थोड़ा इन्हीं को एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या लिख रखा है,
इनिशियल सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी मतलब सबसे पहला स्टेज में तुम्हारे पास सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी यहीं से आती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास लिखा है मटेरियल रॉ मटेरियल यूज बिकॉज द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल एनी अफेक्ट द प्रोसेस एंड कंटामिनेटेड द इंड प्रोडक्ट। अब बताओ थोड़ी सी इम्प्योरिटी क्या कर सकती है, किसी भी इंड प्रोडक्ट को खराब कर सकती है। इंड प्रोडक्ट मतलब जो मेन हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसे खराब कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड तथा कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट इन इम्प्योरिटी इन रॉक सॉल्ट, मतलब रॉक सॉल्ट आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड तथा कैल्शियम फास्फेट प्रेजेंट होते हैं एज ए इम्प्योरिटी की तरह, तो ये भी खराब कर सकते हैं। द इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, और तुम्हारे पास हैवी मेटल होता है जो हमारे पास रॉ मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसफर हो जाते हैं किसी भी इंड प्रोडक्ट में, ये रिएक्शन दिया गया है। ठीक, अब रिएजेंट जो प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, रिएजेंट मतलब जो चीज़ ले रहे हैं सही से आप धो नहीं रहे हैं तो धुलना भी बड़ी जरूरी है। इक्विपमेंट हो गया, बर्तन हो गया, सब कुछ अच्छे से धुलना है। इम्प्योरिटी फ्रॉम द रिएजेंट में कंटामिनेटेड द फाइनल प्रोडक्ट इट नास वाश एवं, ठीक है, अवे प्रॉपरली, सही से नहीं धो रहे हैं तो मिक्सिंग मर्कुरी क्लोराइड सोल्यूशन विद द डाइल्यूट, ठीक है, अमोनियम सोल्यूशन रिएजेंट, जैसे तुम्हारे पास लिखा है H यानी HgCl2 यानी मैग्नीशियम सॉरी मरकरी क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास NH2 HgCl बनाता, अमोनियम क्लोराइड बनाता, प्लस में H2 यानी पानी वेपर के फॉर्म में निकलता, तो इसके कारण से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। मैन्युफैक्चर प्रोसेस सही से आप मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे हैं दवाइयाँ, उसके कारण से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा डिफरेंट मैन्युफैक्चर प्रोसेस यूज टू द प्रोड्यूस मेनी अदर ड्रग्स ऑफ द केमिकल, मतलब जो अलग अलग मेथड होता है क्योंकि अलग अलग केमिकल के लिए अलग अलग मेथड होता है, बट आप सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं उससे भी हो सकता है। सम टाइम प्रोसेस वी यूज टू क्रिएट इम्प्योरिटी, मतलब जो प्रोसेस उपयोग कर रहे हैं वही इम्प्योरिटी हिला देता है, तो उसके कारण से इम्प्योरिटी आ सकती है। मेथड रिलेटेड इम्प्योरिटी मतलब जो आप मेथड प्रयोग कर रहे हैं उसके रिलेशन यानी रिलेशन से ही क्या कर देती है इम्प्योरिटी आ सकती है। डूरिंग द यानी फार्मूलेशन ड्यू टू द एक्सपोजर, ठीक है, हीट हो गया, लाइट हो गया, पीएच हो गया, सॉल्वेंट, इनके कारण से इम्प्योरिटी आ सकती है। इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर जैसे ह्यूमिडिटी हो सकती है, यूवी रेज और टेम्परेचर से भी हो सकता है। उसके बाद स्टोरेज कंडीशन, सही से आप स्टोरेज ही नहीं कर रहे कि मतलब जिस जिस रिएक्शन में कंटेनर में रिएक्शन करा रहे हैं वही खराब है, दिक्कत हो सकती है। फिजिकल चेंज, उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट वगैरह भी चेंज हो सकता है। ठीक है, केमिकल अनस्टेबिलिटी, केमिकल अनस्टेबिलिटी मतलब केमिकल जैसे किसी कंपाउंड के साथ स्टेबल नहीं है तो उससे रिएक्शन आप करा रहे हैं तभी दे सकता है। लिखा फिल्थ इन स्टोरेज एरिया, मतलब ऐसे एरिया में रख रहे हैं जहाँ पर बहुत सारा दिक्कतें हो रही हैं तो उसके कारण से भी इम्प्योरिटी में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद यानी एटमॉस्फियर, मतलब एटमॉस्फियर में जो धूल धक्कड़ यानी ऑक्सीजन गैस वगैरह हैं तो उनसे भी हो सकती है, ह्यूमिडिटी, ताप, ये सबसे हो सकता है, तो ये हमारे एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन हो जाएगा। अब यहाँ से कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो क्या कर देते हैं उनके, ठीक है, इम्प्योरिटी बदल सकती है। ठीक है, कौन कौन से ऐसा चीज है जो हमारे पास क्या कर देती है। देखो इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उनकी सेल्फ लाइफ यानी किसी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ खराब हो जाती है, मतलब जो इतना एक्चुअल में टाइम बना चाहिए 2 साल बाद एक्सपायर होगा बट वो खराब हो जाएगा जल्दी है। सम टाइम इम्प्योरिटी कलर चेंज कर सकती है, ऑर्डर तथा टेस्ट सब कुछ चेंज कर सकती है। सर्टेन तुम्हारे पास क्या लिखा, आफ्टर सर्टेन पीरियड इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन टॉक्सिक, कभी कभी वो क्या कर देते हैं टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब जहरीलापन उत्पन्न कर देते हैं। इम्प्योरिटी में अफेक्ट द थेरेपेटिक इफिकेसी ऑफ द ड्रग्स, मतलब ये क्या कर देते हैं, इम्प्योरिटी देखा जाए तो किसी भी ड्रग्स की थेरेपेटिक जो वैल्यू होती है मतलब कितना उसके कामगर है वही खराब कर देती है। आफ्टर सर्टेन लिमिट इम्प्योरिटी इंजूरियस तथा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब कभी कभी इंजूरियस खराब टाइप में हो सकती हैं यानी किसी भी प्रोडक्ट को खराब कर सकती हैं। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ से बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पर लिखा डायूरेटिक क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले डायूरेटिक गुर्देव होता क्या इसके बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर समझते हैं, पहले डायूरेटिक गुर्देव होता क्या है। ठीक है, डायूरेटिक का जो क्लासिफिकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक दवाओं के हम लिख देंगे अच्छे तरीके से। तो ये लिख रखा आपके सामने डायूरेटिक के बारे में। अब डायूरेटिक क्या होता है, जैसे किसी पर्सन को गांव में सुनेंगे ना कि पेशाब रुक रुक के आ रहा है, तो ऐसी दवाइयाँ जो होती है जिसे दे दिया जाता है, पर्सन का जो यूरिन का फ्लो होता है वो तेज होता जाता है, बस इसी को क्या बोलते हैं हमारे पर डायूरेटिक बोलते हैं। तो सिंपल सब कुछ समझे, ठीक है, किसे बोलते हैं डायूरेटिक। ए डायूरेटिक यानी सब्सटेंस दैट द प्रमोट यानी डायूरेसिस, मतलब ये क्या कर देते हैं यूरिन की जो फ्लो हो रहा है, पेशाब जो हो रहा है बार बार उसके फ्लो को ये तेज कर देते हैं, उसी को डायूरेटिक बोलते हैं, बस काम खत्म।
रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन में क्या कर देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं वाटर के अमाउंट, और ये पानी के फ्लो को तेज कर देते हैं और उसी में यूरिन को घोल के हमारे शरीर से बाहर कर देता है, तो डायूरेटिक होता है। इसका तुम्हारे पास यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। कितने में क्लासिफिकेशन किया गया, टोटल में देखा जाए तो 3 में। लूप डायूरेटिक होता, थियाजाइड होता और वीक डायूरेटिक होता। कितने हमारे पास लूप डायूरेटिक होता, थियाजाइड होता और वीक डायूरेटिक होता। तो इतने हमारे पास क्या होते हैं, डायूरेटिक इतने होते हैं। लूप डायूरेटिक में पहला क्वेश्चन आता है फुरसमाइड आ जाता है, ब्यूमेटानाइड आ जाता है, लिखा टेरसोमाइड आ जाता है, ठीक। उसका थियाजाइड में तुम्हारे पास हाइड्रोक्सी क्लोरोथियाजाइड आ जाता है, बेंथा, ठीक है, यानी लिख रखा है बेंजाथियाजाइड आता है, हाइड्रोफ्लू, ठीक है, फ्लूमेथाजाइड आता है, क्लोरोथैलिडॉन आता है और जैपामाइड आता है। क्या होता है, इतने तुम्हारे पास प्रोडक्ट होते हैं जो थियाजाइड के अंतर्गत आते हैं। वीक डायूरेटिक में तुम्हारे पास इतने आते हैं, कौन कौन तुम्हारे पास आते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर आते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाजोलामाइड आते हैं। पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, स्पायरोलैक्टोन आते हैं, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इप्लीरिनोन आता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में तुम्हारे पास कौन आ जाता है, मैनिटॉल आ जाता है, और आइसो, ठीक है, आइसो सार्बाइड आ जाता है और ग्लिसरॉल आ जाता है, आपके सामने दिया गया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको वीक डायूरेटिक में ये नहीं पता रहा, एग्जाम में याद है तो जैसे ये सब देखो हेडिंग डाल के ऐसे दवा लिख दी ना, तो 1 2 4 दवाइयाँ यहाँ पर हेडिंग डाल दे के लिख देना, अपना काम हो जाएगा। वो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, नहीं याद रहेगा तो ठीक। अब लूप डायूरेटिक बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके सामने प्यारा सा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में यही सी पे वर्क करता है। तो सबसे पहले होता क्या, यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल से जो इम्प्योर ब्लड रहता है यहाँ पर सबसे पहले हमारे नेफ्रॉन में इंटर होता है, ठीक, नेफ्रॉन में हमारे पास इंटर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। इस फिल्ट्रेशन को ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास यही बाउमन कैप्सूल रहता है और ग्लोमेरुलस रहता है, जो गुच्छा रहता है उसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो यहाँ से फिल्टर होकर पीसीटी में जाता है। तो मान लेते हैं हमारे ये जो नस है, ग्लूकोज है, तो इसे भेज दिया जाता है दोबारा कहाँ पर, इसमें पीसीटी डक्ट वाले में। ये जो कलर बनाया गया तो ये नेफ्रॉन है, ये हमारे पास ब्लड वेसल जो नस लेकर जा रही है शुद्ध ब्लड, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये। अब ये क्या कर देता है इसमें, यानी इसमें से देखो अमोनिया झटक लेगा, खींच लेगा, यहाँ से सोडियम झींक लेगा और यहाँ से वाटर भी झींक लेगा, और फिर भी वाटर खींच लेगा। तो लूप, इस वाले को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, इसको पीसीटी, इसको डीसीटी, ये वाला जो तुम्हारे पास है कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप करके क्या कर देते हैं, पूरा ब्लड को साफ करके यूरिन को अलग कर देते हैं। और जो पेशाब करते हैं तो उसमें 95% क्या होता है, पानी होता, 2% यूरिया, 2% यूरिक एसिड होता है। तो ये सब तुम्हारे इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ये हो गया। अब किसी एक दवा को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, हमने फुरसामाइड एग्जाम्पल में लिया हुआ है, ठीक, इसको हमने एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने। फुरसामाइड का ये प्यारा सा स्ट्रक्चर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फुरसामाइड का स्ट्रक्चर बनाइए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 दिया गया, ये इसको छोड़ दिया, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चिपका होता है उसको हम कंसीडर नहीं किया जाता है, बट लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। 2, ठीक है, दूसरे नंबर पे देखा जाता है, ये इस नंबर पे लिखा है फॉर फ्यूलो, ठीक है, फ्यूराइल अमीनो। उसका 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे क्लोरो, 4 नंबर पे क्लोरो। 5 नंबर पे ये ग्रुप और लिखा हुआ जिसे हम सल्फा मॉइल बोला जाता है, उसका बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो आपके सामने यहाँ से दिया गया है, रूम टेम्परेचर पे रखना है, सनलाइट तथा मॉइस्चर से दूर रखना है, डू नॉट, ठीक है, स्टोर मॉइस्ट एंड बम्प एरिया में, डैम्प एरिया में नहीं रखना है। फार्मूलेशन मार्केट में टैबलेट के रूप में, इंजेक्शन के रूप में भी आता है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, फ्रूसीमीन के नाम से आ जाता है, फ्यूरिसिम और लैक्सिस के नाम से आता है। यूजेज की बात की जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में प्रयोग कर सकते हैं। प्रिवेंट रीनल फेलियर, किसी का किडनी फेलियर हो गया तो उनको भी हम डायूरेटिक ये दे सकते हैं। तो ये आपके सामने था प्यारा सा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ठीक है, डिफाइन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट इन देयर क्लासिफिकेशन के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा लेंदी होता है, बट आपको याद रखना पड़ेगा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ से तुम्हें करना क्या पड़ेगा, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट की डिफिनेशन बता देते हैं और क्लासिफिकेशन इतना ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर ये हिंदी पोर्शन में भी हमने लिखे थे तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा क्या लिखेंगे, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या कहते हैं, तो ऐसे दवाइयाँ जो कैंसर के उपचार में उपयोग की जाती हैं उसी को एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोलते हैं। तो क्या लिखा है, नियोप्लास्टिक एजेंट को एंटी कैंसर ड्रग्स भी कहते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं उसी को एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट या एंटी कैंसर ड्रग्स बोलते हैं। तो हम जो बोलते हैं लिखेंगे उसे, लिखेंगे दो सब्सटेंस, दो लिखिए, दोज सब्सटेंस विच आर यूज टू, दोज सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज नोन एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट या एंटी नियोप्लास्टिक सॉरी एंटी कैंसर ड्रग्स कहते हैं। बस इतना लिख देना है यहाँ से। अब इसका क्लासिफिकेशन गुरुदेव यहाँ से थोड़ा सा बता दीजिए। और क्लासिफिकेशन देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत बड़ा था बट हमने शॉर्ट में इसे बना के यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें सबसे पहले क्या जाते हैं, एनालाइट्स। ठीक है, एनालाइट एजेंट आते हैं। एनालाइट एजेंट में नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन मस्टर्ड आते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड आता है, एंटी मेटाबोलाइट मतलब ये वायरस की मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। इसका तुम्हारे पास एग्जांपल हो जाएगा मेथोट्रैक्जेट आता है और मरकप्टोप्यूरिन इसका एग्जांपल होता है। नेचुरल प्रोडक्ट में तुम्हारे पास विनक्रिस्टीन तथा विनब्लास्टीन आता है, ये दो एग्जांपल ही हो जाएगा यहाँ से। एंटीबायोटिक में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, एक्टिनोमाइसिन डी आता है और मीटोमाइसिन सी आता है। ठीक, एंजाइम में तुम्हारे पास क्या हो गया, एस्पायरोजीनेज आता है इसका एग्जाम्पल। उसका मिसलिनियस में तुम्हारे पास क्या हो गया, हाइड्रोक्सी यूरिया हो जाएगा। और तुम्हारे पास प्रोकार्बा, ठीक है, कार्बाजीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हार्मोन में तुम्हारे पास क्या हो गया, एंटी, ठीक है, एंटी एडनर्जिक ड्रग्स यानी एंटी एडनर्जिक एज आता है, ASE लगा दीजिएगा, क्यों, ये भाई चल ही नहीं रहा पेन। ठीक, एज लगा दिया, GRH आता है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पास इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, जैसे अल्फा रेज होगा, बीटा रेज होगा, गामा रेज होगा, तो ये सब चीज़ प्रयोग किया जाता है। भाई तुमको पहले हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये आपके सामने एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का डिफिनेशन हो गया था, क्लासिफिकेशन, यही हमसे पूछा था, डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन। सेडेटिव तथा हिप्नोटिक्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो सेडेटिव क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, और हिप्नोटिक्स के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने लिख रखा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। अब गुरुदेव सेडेटिव क्या होता है, कहते हैं यार बड़ी चिंता बा नंबर ब्लॉक कर दिला यार, दिक्कत हो गई, ना दिन से बतियावत है लोग रिचार्ज करा दिला ना। ठीक, तो सडेटिव उसी को कहते हैं जो चिंता को ठीक करता है। सडेटिव आर द टाइप ऑफ ड्रग्स स्लो डाउन योर ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगा। जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब सडेटिव टू ट्रीटमेंट कंडीशन एंजाइटी, किसी को चिंता होगा, स्लीप डिसऑर्डर, सही से नींद नहीं आ रही तो उनको दिया जाता है। सेडेटिव रिड्यूस द एक्साइटमेंट इन कॉमनली यूज ऑफ द एंटी, ठीक है, क्या बोल रही हैं जी, ठीक है, एज ए एंजोलाइटिक, एंजेलाइटिक की तरह प्रयोग किया जाता है, उसी को सेडेटिव बोलते हैं। हिप्नोटिक्स क्या कर देता है, जैसे किसी पर्सन को सही से नींद नहीं आ रही है तो नेचुरल स्लीपिंग देने के लिए हम क्या कर प्रयोग करते हैं, यानी हिप्नोटिक्स का। हिप्नोटिक्स आर मेडिकेशन यूज टू इंड्यूज या इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, मतलब इस क्वालिटी ऑफ स्लीप को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मस्त कर देते हैं, उन्हीं को हिप्नोटिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में डाइजापाम हो गया, अल्प्राजोलामा उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका प्यारा सा आपके सामने क्लासिफिकेशन दिया गया, इसको इतने में क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहला तुम्हारे पास क्या होगा, यूरिया डेरिवेटिव आता है, क्या हो जाता है बाबू, यूरिया डेरिवेटिव आता है, बेंजोडाइजापीन आता है, नॉन बेंजोडाइजापीन आता है। दोबारा बताते हैं, यूरिया डायूरेटिक में आता है, ठीक है, यूरिया डेरिवेटिव, तो इसमें यूरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेंजोडाइजापीन हो जाएगा और नॉन बेंजोडाइजापीन हो जाएगा। ठीक, यूरिया डेरिवेटिव को फर्दर डिवीजन किया गया, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में तुम्हारे पास फिनोबार्बिटोन आता है और मीफोबार्बिटोन आता है। शॉर्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास क्या हो गया, ब्यूटाबार्बिटोन आता है और मेथोहेक्सीटोन आता है, क्या कहते हैं, हेक्सीटोन आता है। और तुम्हारे पास शॉर्ट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास थियोपेंटाल आता है और हेक्साबार्बिटोन आता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बेंजोडाइजापिन में तुम्हारे पास कौन जाता है, हिप्नोटिक्स में पहला आ जाता है तुम्हारे पास डाइजापाम, अल्प्राजोलाम, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंटी एंजाइटी, एंजाइटी को जो कम करते हैं डाइजापाम हो जाएगा और ओक्साजेपाम हो जाएगा। ठीक,
एंटी कॉन्सुलेंट में तुम्हारे जैसे किसी पर्सन को मिर्गी वगैरह आती है, तो उसमें क्या कर देते हैं, लोराजेपाम का उपयोग किया जाता है और डाइजापाम का उपयोग किया जाता है। तो इन दवाओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। नॉन बेंजाडाइजापिन में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, जोपिक्लोन आता है, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जोल्पिडेम आता है। जोल्पिडेम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब किसी एक दवा को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। डाइजापाम तुम्हारे पास थोड़ा सा स्ट्रांग दवाइयाँ होती है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। डाइजापाम क्या होती है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन की दवा होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब ये हमारे शरीर में यदि दे दिया जाए तो लंबे समय तक ये वर्क करते रहते हैं। ठीक है। डाइजापाम आर द बेंजोडाइजापिन हैविंग द एंटी कॉन्सुलेंट, एंटी एंजाइटी, मसल रिलैक्सेटेंट तथा सेडेटिव प्रॉपर्टी की होती है। क्या कर देते हैं, ये सेडेटिव प्रॉपर्टी की होती है। अब इसका तुम्हारे पास आईयूपीएसी नेम देखा जाए तो ये प्यारा सा स्ट्रक्चर यहाँ सामने आईयूपीएसी नेम दिया गया। एग्जाम में नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक, ये लिख के थोड़ा सा आप स्टोरेज एंड कंडीशन लिख देना है। डाइजापाम इंजेक्शन आर द यानी केमिकल स्टेबल 5 ml डोजेज द डिस्पोजल ग्लास। इससे याद देखा जाए तो हमेशा ग्लास में रखा था। मोस्ट ऑफ द इंजेक्शन देखें ग्लासेस में ही होता है। सिरिंज फॉर 90 डे अगो यानी वेन स्टोरेज एट द फोर्स लेके 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब यदि ओपन कर दिए सिरिंज में भर दिए तो आपको 4 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखेंगे तो कम से कम 90 दिन, 3 महीना तक उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। स्टोरेज भी रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में आपको क्या करना, उपयोग कर रखना है। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन देखा जाए तो मार्केट में टैबलेट के रूप में, रेक्टल के जेल के रूप में, ओरल सोल्यूशन के रूप में, इंजेक्टेबल सोल्यूशन के रूप में मार्केट में आता है। पॉपुलर ब्रांड देखा जाए तो वैलियम के नाम से आ जाता है और डिस्टेट के नाम से आता है, डिस्टेट एक्यूडाइल के नाम से मार्केट में आता है। ठीक है। तो इन नामों से मार्केट में उपलब्ध होता है। ठीक। अब यहाँ से यूजेज की बात की जाए तो कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ, एल्कोहलिज्म क्या डिसऑर्डर हो गया तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। इट इज आल्सो यूज ऑफ द प्री मेडिकेंट एंटी कॉन्सुलेंट सेडेटिव, मतलब क्या कर देते हैं, प्री कॉन्सुलेंट मतलब मिर्गी के जो पहला स्टेज होता है और सेडेटिव के तौर पे आप प्रयोग कर सकते हैं इस डाइजापाम का। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन था 10 को एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर, ठीक है, 1 घंटे के अंदर हम क्या कर दिए, आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दे दिए हैं। ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है। आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, पहला आपके सामने माउथ वॉश दिया है। इसके पहले थोड़ा सा हम पानी पी के आते हैं, तब भी आप देखते रहिए। ठीक है। चलिए हम इसका, ठीक है, यानी माउथ वॉश क्या होता है इसको आपको हम यहाँ से पहले इसका नोट दिखा देते हैं। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में थोड़ा बहुत जरूर रहेगा। ठीक है। माउथ वॉश क्या होता है, ठीक है, माउथ वॉश को अच्छे तरीके से यहाँ से हमने देखिए लिखा हुआ है माउथ वॉश। इसे पढ़िए भाई, हम तुरंत पानी पी कर आ रहे हैं।
ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, देखते हैं माउथ वॉश क्या होता है। माउथ वॉश क्या होता है गुरुदेव? लेकिन कभी कभी किसी को चोट लगी रहती तो ब्रश नहीं कर पाता, ठीक, मान लेते किसी ड्रामा का केस हो गया, यानी मान लेते चोट वोट लगे मुंह पे, ठीक, ऑपरेशन ऑपरेशन हुआ है, दांत उस है, अब वो ब्रश करेगा तो उसका ब्लडिंग आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो उसको देखते हुए क्या कर देते हैं, यानी उसका उपयोग किया जाता है माउथ वॉश का। तो माउथ वॉश क्या होता है? माउथ वॉश आधा कॉन्सेंट्रेशन क्लियर एक्वस सोल्यूशन होता है। क्लियर से एक्वस सोल्यूशन मतलब मुंह को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब ये प्रिपरेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना, बेंजोइक एसिड को लेना है, क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व कर देना। देखो लिखा है डिजॉल्व बेंजोइक एसिड इन क्लोरोफॉर्म, मतलब सबसे पहले बेंजोइक एसिड लेना है, क्लोरोफॉर्म में घोल देना, ठीक। उसमें ग्लिसरीन ऐड कर देना, थोड़ा चिपचिपा बनाएगा। और डिजॉल्व सिनामोन, पिपरामेंट, फिनॉल, इन एल्कोहल और सबको मिक्स कर देना। क्यों? क्योंकि ये देखा जाए तो थोड़ा सा माउथ को फ्रेशनेस देगा मस्त तरीके से, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मिक्स फॉर द 2 आवर, मतलब 2 घंटे के लिए इसे क्या करना, मिक्स कर देना, इसे चिल करना, मतलब बहुत ठंडा करना, उसका फिल्टर करना, आपके पास सामने माउथ वॉश बन के तैयार हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? लो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो बना रहे हैं उसकी विधि लो होनी चाहिए, नहीं तो बताओ महंगा रहेगा तो कोई खरीदवा नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे अभी क्लोजअप क्लोजअप खरीदा जाए तो 10 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। नॉन इरिटेंट होना चाहिए, मुंह में डालो तो इरिटेशन पैदा न करे, इस टाइप से होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक, मतलब टॉक्सिसिटी न होना चाहिए, ठीक है। लिख रखा है फ्लेवर मस्ट बी टॉक्स, यानी स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब जो भी उसमें फ्लेवर आप प्रयोग कर रहे हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन पे। ये तुम्हारे पास ओरल सोल्यूशन होता है। मार्केट में देखा जाए तो तुम्हारे पास ये मतलब ओरल सोल्यूशन की मोस्टली सोल्यूशन के रूप में ही आता है। मार्केट प्रिपरेशन देखा जाए तो तुम्हारे पास मार्केट में क्लोजअप, कोलगेट भी देता है कंपनी, क्लोजअप के नाम से भी आता है, लिस्टिन के नाम से भी आता है। स्टोरेज कंडीशन, जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं हर दवाइयों के बारे में कि रूम टेम्परेचर पे रखना, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, ठीक है, और क्या कर देना है सनलाइट और मॉइस्चर से दूर रखना है, ठीक। तो ये सब चीज़ आप रखते हो, वेल क्लोज कंटेनर में रख, इसका उपयोग एंटीसेप्ट, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा, एंटीसेप्टिक हो गया, एंटीबैक्टीरियल हो गया, एंटी यानी क्या हो गया, एस्टीजेंट की तरह प्रयोग कर सकते हैं। कूलिंग तथा फ्रेशिंग एक्शन होता है। इसके पास देखा जाए तो हमारे मुंह को क्लीन करता है तथा फ्रेशनेस रखने की जिम्मेदारी इसी की होती है, ठीक है। ये हो गया माउथ वॉश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, एक तेरी पेज फाड़ दिया यार, ये भी भाई खतरनाक बना, ठीक है। नेक्स्ट में पूछा एंटीबायोटिक क्या होती, कोई आपको 1-2 एग्जाम्पल दे देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देना, सबसे पहले एंटीबायोटिक होती क्या है इसको बारे में बताना पड़ेगा। तो एंटीबायोटिक के बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं भाई बढ़िया तरीके से, ठीक है, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये आपके सामने लिख रखा है एंटीबायोटिक क्या होता है। अभी किसी कोई बीमार पड़ता कहते हैं एंटीबायोटिक खाला फिटिया जाएगा, कोनो टेंशन नहीं है, ठीक है। भाई फार्माकोग्नोसी क्यों नहीं करा रहे हो आप हिंदी मीडियम का? नहीं तो 2023-24 पेपर सोल्यूशन करा दो। 25 क्वेश्चन एग्जाम में 4 दिन बचा हुआ, कोग्नोसी नहीं होगी उसकी तैयारी अलग से करनी पड़ेगी क्या भाई? ठीक, उसको लिखा जा रहा है, ठीक है, कोई यो कारण है, ठीक है, उसे जल्द ही करा दिया जाएगा, उसकी टेंशन आप न लीजिए भाई, ठीक है। हम्म, ठीक। तब हम आते हैं एंटीबायोटिक क्या होती है, ठीक। एंटीबायोटिक क्या होती है, सिंपल से एक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में ग्रोथ कर रहा उसको अपोज करने रोकने का काम करता है, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। द टर्म एंटीबायोटिक जिसे अपोजिंग लाइफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अपोजिंग लाइफ बोलते हैं। लिखा दो सब्सटेंस विच आर यूज टू इनहिबिट अथवा किल द, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तुम्हारे पास मोस्टली बैक्टीरिया, तो वायरस नहीं, उसके लिए एंटीवायरल का प्रयोग किया जाता है, बट एंटीबायोटिक कहे तो समझ लो बैक्टीरिया अपने माइंड में रखना। तो ये बैक्टीरिया ग्रोथ को क्या कर देता, कम करता था, ग्रोथ से पूरी तरह से किल कर देता, उसी को एंटीबायोटिक कहते हैं। लिखा एन एजेंट वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरिया, मतलब ये हमेशा हमेशा बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही वर्क करते हैं। बैक्टीरिया द 2 टाइप, ये कितने तरह के होते हैं, 2 तरह। एक ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव तुम्हारे पास क्या होता है, टेक स्टेनिंग, मतलब ये स्टेनिंग जब लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव। टेक स्टेनिंग नहीं लेते हैं तो उसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल सामने लिखा गया है।
सल्फोनामाइड आता है जिसे हम सल्फोनोल के नाम से मार्केट में आता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास एग्जाम्पल है, याद रखना। सल्फोनामाइड में सल्फोनॉल आता है। क्यूनोलोन का देखा जाए तो क्यूनोलोन के तुम्हारे पास क्या होगा, नैली, ठीक है, नैलीडिगजीन एसिड आता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है, जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यानी बीटा लैक्टा में पेनिसिलिन आता है और सिफालोसिस्पोरीन आता है। अमीनोग्लाइकोसन में यानी स्टेप्टोमाइसिन आता है और जेंटामाइसिन इसका एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा टेट्रासाइक्लिन में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ऑक्सी टेट्रामाइसिन आ जाता है, डॉक्सी टेट्रासाइक्लिन आता है। नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव में तुम्हारे पास क्या होगा, क्लोरोमाफेनिकॉल आता है, क्लोरोमाफेनिकॉल आता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी मैक्रोलाइड में देखा जाए तुम्हारे पास एथ्रोमाइसिन हो जाएगा और इरिथ्रो, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पोलीमाइग्जीन बी आ जाता है, इसका एग्जाम्पल। तो ये आपके सामने जो दवा दी गई थी तो हमने आपको चिपका दिया है यहाँ पर, ठीक। ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं। तो हमारे पास सबसे एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक क्या होती है, क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दे दिया है आपको यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे पूछा हेट्रोसाइकिल क्या होती है, कि कोई एक दो एग्जाम्पल बता देना है, ठीक है। अब हेट्रोसाइकिल क्या होती है, ठीक है। हेट्रोसाइकिल मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा कोई और चीज़ रहती है उसी को हेट्रोसाइकिल बोलते हैं, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। इसको भी देखो क्या लिख रखा है, हेट्रो मतलब अलग, साइक्लिक मतलब कोई साइकिल रिंग है उसमें कार्बन के अलावा कोई अन्य तत्व होते हैं तो उसे हेट्रोसाइकिल बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी रिंग रचना, ठीक है, ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, रिंग संरचना में कार्बन के अलावा कम से कम एक अन्य एलिमेंट, नाइट्रोजन और तुम्हारे पास ऑक्सीजन और सल्फर भी शामिल होते हैं, उसे हेट्रोकम, ये याद रखना, यही चीज़ होनी चाहिए, शामिल होते हैं। इनकी गुणवत्ता क्या होती है, मेडिसिनल होती है। एग्जाम्पल में जैसे तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ध्यान से यहाँ दो तीन एग्जाम्पल हम छाप दिए हैं। पहला लिख रखा है, यह लिख रखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में तुम्हारे पास ये एग्जाम्पल हो जाएगा। फ्यूरान, फ्यूरान देखो ऑक्सीजन में ओ होता, फ्यूरान में भी तुम्हारे पास ओ है। पिरीडीन में तुम्हारे पास देखो एन है, ठीक है। उसके बाद थियो, हाँ भाई पास हो जाओगे यार, ठीक है। ये तुम्हारे पास थी यानी क्या होता है, थियोपेन यानी थियोफीन होता है, थियोफीन में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने, ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने, ठीक। तो ये हो गया यानी डिफिनेशन और यहाँ पर इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल वगैरह सारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, सल्फोनामाइड क्या होता है, कोई एक दो एग्जाम्पल बता देना है, ठीक है। तो सल्फोनामाइड भी तुम्हारे पास देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो सल्फोनामाइड सबसे लास्ट में दिया हुआ था, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। सल्फोनामाइड आपके सामने ये दिया गया है, उसका क्लासिफिकेशन भी हम बता देंगे आपको। देखो सल्फोनामाइड क्या होता है, यहाँ से देखिए लिखा है, द ओरिजिनल एंटी बैक्टीरियल सल्फोनामाइड आर सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट डैट कंटेन द सल्फाएमाइड ग्रुप। मतलब सल्फोनामाइड क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें देखा जाए सल्फाएमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे सल्फा यानी सल्फोनामाइड बोला जाता है, ठीक। अब इसका क्लासिफिकेशन वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं, क्या लिख रखा है, शॉर्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास सल्फा, ये थोड़ा सा नहीं समझ में आता है, ठीक है, थोड़ा सा और हमने यहाँ चटकार लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए आप, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास क्या होगा, सल्फा डाइजीन आता है। दूसरा तुम्हारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग में सल्फा मेथाट यानी मेथाक्साजोल आता है। लॉन्ग एक्टिंग में तुम्हारे पास सल्फा डोक्जीन आता है और सल्फा, ठीक है, सल्फा मेथॉक्सीपेरा यानी पैराजीन आता है। स्पेशल पर्पज में तुम्हारे पास सल्फा सिल्वर डाइजीन आता है और मेफनाइड आता है, सल्फा सेलाजीन आता है, ये सब इसके एग्जाम्पल। तो आप डिफिनेशन लिख के क्लासिफिकेशन में एक दो एग्जाम्पल छाप देंगे, अपना काम हो जाएगा इजीली, ठीक। तो ये डिफिनेशन विथ क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है। अब 17 नंबर, ठीक है, सल्फोनामाइड एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा जी, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट मतलब ऐसी दवाइयाँ जो ट्यूबरकुलोसिस में उपयोग की जाती हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस में उपयोग की जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, ठीक है, यहाँ से इसी का एल्टीवी था, ठीक है, एंटी मलेरिया एसाइक्लोविर एंटी ट्यूबरकुलोसिस है ना, ठीक है। तो आपके सामने एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट क्या होता है आपके सामने दिया गया है, ठीक है, आपके सामने दे रखा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होता है। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ऐसी दवाइयाँ जो ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए उपयोग की जाती हैं उसी को एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। बस इतना समझ जाना, काम खत्म। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए,
लिखा दो सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो यानी ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग की जाती हैं उसी को एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। तो लिखा दोज ड्रग्स विच आर विच वर्क अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस एजेंट बोलते हैं। मतलब ऐसी दवाइयाँ जो ट्यूबरकुलस के यानी ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट प्रयोग की जाती हैं उसी को एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस मेनली अफेक्ट द लंग्स, ये लंग्स को करता है। अदर बॉडी पार्ट मतलब सबसे ज़्यादा लंग्स को अफेक्ट करता है। बोन में भी हो सकता है, ब्लड में भी हो सकता है। इसका काजेटिव एजेंट क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। क्लासिफिकेशन तुम्हारे पास क्या होगा यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में ये दिया गया, सेकेंड लाइन ड्रग्स में ये दिया गया, न्यूअर ड्रग्स में ये दिया गया है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में तुम्हारे पास कौन से आते हैं? जैसे तुम्हारे पास आइसोनियाजाइड आता है, एच, रिफाम्पासिन आता है, पैराजीनाइड आता है और इथम ब्यूटाल आता है, इसका एग्जाम्पल। सेकेंड लाइन में तुम्हारे पास पैरा अमीनो सल्सेलिक एसिड आता है और इथियोनामाइड आता है और साइक्लोसेरिन, इसका एग्जाम्पल आ जाता है। न्यूअर ड्रग्स में तुम्हारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है, ओफ्लॉक्सासिन आता है, एज़्थ्रोमाइसिन आता है। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जो सामने हमने दिया हुआ है। तो ये हमारे पास डिफिनेशन विथ क्लासिफिकेशन हमने क्या कर दिया आपके सामने यहाँ से बता दिया है। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। तो डिफिनेशन हमने क्या करिए, देखिए इंट्रोडक्शन यहाँ से बता दिया, क्लासिफिकेशन यहाँ से आपके सामने बता दिया है। एंटासिड क्या होता है गुरुदेव? एंटासिड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एंटासिड देखा जाए तो ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, एंटासिड ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बाबू क्या कर देती हैं, गैस को कम करने के लिए उपयोग की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने एंटासिड दिए रखा है। ठीक है, एंटासिड गुरुदेव क्या होता है? एंटासिड ऐसी दवाइयाँ जो गैस के उपचार में उपयोग की जाती है उसी को एंटासिड ड्रग्स बोला जाता है। बस इतना समझिएगा, आप काम हो जाएगा। एंटासिड आर दो सब्सटेंस विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, मतलब हमारे पेट में कभी पेट में देखा ज़्यादा अमाउंट में गैस बन जाता, तो एंटासिड क्या कर देती है? ऐसी दवाइयाँ होती जो ज़्यादा एक्सेस गैस बन चुका हो तो उसको कम करने के लिए उपयोग की जाती है, उसी को एंटासिड बोलते हैं। जैसे भी देखेंगे इनो 6 सेकंड के अंदर आपको रिलीफ मिल जाता है, जैसे ऐड में आता है ना, वो सारी चीज़ें। एसिड देखो, एसिड में काज द सीवियर प्रॉब्लम लाइक पेन करेगा, अल्सरेशन करेगा और एक्टिव द पेप्सिन, मतलब पेप्सिन जो हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करेगा उसे इनएक्टिवेट कर देगा, जिससे यानी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। टेस्ट में तुम्हारे पास लिखा इवन हाइपर एसिडिटी डेवलप द रिजल्ट कैन रेंज फ्रॉम द गैस्ट्रिक एंड गैस्ट्रोम्यूकोसल इन्फ्लामेशन होता है टू पेप्टिक, यानी पेप्टिक क्या हो जाता है? अल्सर हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हमारे पास? एंटासिड बोलते हैं। अब आशा करते हैं आप एंटासिड समझ गए होंगे। व्हेन हाइपर एसिडिटी डेवलप रिजल्ट टू ऑफ द गैस्ट्रिक तथा म्यूकोसल इन्फ्लामेशन करेगी और पेप्टिक अल्सर कॉजेज हो जाएगा। अब यदि लंबे समय तक आपको एसिड बना हुआ है तो आपको पेट में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है, आपकी पेट की लाइनिंग खराब हो सकती है। यदि मान लेते कोई यानी एंटासिड एसिड लेने जा रहे हो तो क्या क्या उसके प्रॉपर्टी होना चाहिए? पहले नॉन एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल मतलब ये एब्जॉर्ब होके हमारे शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए मोस्टली, ठीक है, क्योंकि पेट की ही गैस को एक्सेस कर दे काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिखा है नॉट काजेस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कब्ज का कारण नहीं बनना चाहिए। एक्ट रैपिडली फॉर द प्रोलॉन्गर लॉन्ग यानी टाइम पीरियड, मतलब ये बड़े यदि खा लें तो लंबे समय तक वो हमारे शरीर में बना रहे, ऐसा होना चाहिए। नॉट इंटरफेयर विद फूड एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भोजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा उसमें कोई इंटरफेयर न करे, इस टाइप से होना चाहिए। क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल यहाँ दिया गया। सिस्टमेटिक एंटासिड होता है, एक नॉन सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक में तुम्हारे पास क्या इंजेक्शन वगैरह आपको दिया जाता है, नॉन सिस्टमेटिक में नॉर्मल हम खा लेते हैं, अपना काम हो जाता है। एब्जॉर्ब नहीं होता, पेट में केवल जो एक्सेस एसिड है उसको सही किया जाता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट हो जाता, एल्युमिनियम साल्ट हो जाता, मैग्नीशियम साल्ट होता है, कैल्शियम साल्ट वगैरह आता है। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है। याद रखना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को लंबे समय तक आप प्रयोग नहीं कर सकते। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर होता है, मेगाल्डरेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, एंटासिड हो जाएगा आपके सामने। रेडॉक्स टाइट्रेशन, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आपको मेंशन कर देंगे पीडीएफ में, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। रेडॉक्स अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही साथ होता है, बस याद रखना इतना, एक दो एग्जाम्पल इंडिकेटर बस हो जाएगा। 18 नंबर, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड एग्जाम्पल, यानी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या होता है इसके बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, कोई एक दो एग्जाम्पल दे देना, अपना काम हो जाएगा। ठीक है,
कहाँ चला गया भाई, बुक्स 51। ठीक है, तो ये आपके सामने देखिए हाइपर टेंशन ड्रग्स दिया गया है। हाइपर टेंशन, आप टेंसिव मतलब समझिए क्या होता है, कहते हैं यार बड़ी टेंशन है यार, दिक्कत हो गई बा। ठीक है, तो ऐसी दवाइयाँ जो टेंशन को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसी को एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग्स बोलते हैं, बस इतना समझिए। ए कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमेटिक आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। मतलब हमारे ब्लड में जितना नॉर्मल टर्म वो प्रेशर चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी बोला जाता है। उसमें सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 होता है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg हो जाता है। बट अब यही बढ़ के ज़्यादा हो जाता है, देखो 120 से 140 हो जाए और ये 80 वाला तुम्हारे पास 90 mmHg हो जाए, तो समझे ना एंटी हाइपरटेंसिव हो चुका है। तो लिखा है दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हाइपरटेंशन के उपचार में प्रयोग की जाती है उसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, इसे हाई बीपी इज कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इसको क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। और ये क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल दिया गया है। पहले तरह का डायूरेटिक में फुरसामाइड हो जाएगा, एम्लो, ठीक है, एम्लोराइड हो जाएगा। ACE, अब ये फुल नेम आपको लिख के दिखाना है इसका, ACE फर्स्ट है। जैसे तुम्हारे पास पैरामी लिखा प्रेमिप्रारिल होता है और कोट्रा कैप्टोप्रिल होता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर में लोसार्टल आता है और वेलसार्टन आता है, इसका एग्जाम्पल। एडर्नर्जिक ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या होता है, क्लोनिडीन आता है और गुनाफैसिन आता है। कैल्शियम ब्लॉकर में तुम्हारे पास वेरापिमील आता है, एम्लोडिपिन आता है। वसोडाइलेटर में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, डायजो यानी डायजोडाइज आता है और हाइड्रोएलाजीन आता है, इसका एग्जाम्पल। तो ये हाइपरटेंशन की डिफिनेशन विथ क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लिख देंगे, काम हो जाएगा। 3 नंबर। यदि लॉन्ग में कहेगा तो 1-2 दवाइयों का एक्सप्लेन कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज अ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बताते हैं वो यानी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है। ठीक, कितने नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देख रखा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में। ठीक है, अब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है इसको आप ध्यान से सुनिए। हाइपो मतलब कम, और ग्लाइसेमिक मतलब जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो चीज़ें ग्लाइसेमिक एजेंट कहलाती है। तो लिखा है दो सब्सटेंस मच यानी दो सब्सटेंस दैट डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, यदि कम हो गया तो उसे मेंटेन करता है। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, दो सब्सटेंस डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज, मतलब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करता है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, उसी को ग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, क्या बोलते हैं, डायबिटीज के उपयोग में प्रयोग किया जाता है। डायबिटीज को मुख्यतः मुंह यानी मधुमेह जिसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक तुम्हारे पास टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, फेलियर ऑफ इंसुलिन, मतलब हमारे शरीर में पैंक्रियाज होता है जो पेट के जस्ट नीचे होता है, वो इंसुलिन लेवल निकालता, बट वही निकलवा नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा, तो उसे हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 2 में तुम्हारे पास इंसुलिन रेसिस्टेंस निकल तो रहा है बट इंसुलिन रेसिस्टेंस हो चुका है, वो काम ही नहीं कर रहा है, तो उसे बोला जाता है। अब इसको क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या कर दी कि 2-2 एग्जाम्पल याद रखेंगे तब भी काम हो जाएगा। पहले दे रखा पेरेंटल इंजेक्शन, तो इसको हमें पढ़ाना नहीं क्योंकि हमसे कहा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, तो ये नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में ये तुम्हारे पास आते हैं सल्फा, ठीक है, लिखा सल्फोन्यूल यूरिएज आता है, सल्फोनाइल यूरिएज आता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन, एग्जाम्पल नहीं याद रहेगा कोई टेंशन नहीं। सल्फोनाइल यूरिएज में तुम्हारे पास क्या होगा, टलबूटामाइड हो जाएगा, प्रोपामाइड हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ग्लीबेंडाक्लेमाइड हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ग्लीइडाजाइड हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल। बिग्नाइड में मेटफॉर्मिन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और तुम्हारे पास लिखा रखा मेगा ग्लीटानाइड हो जाएगा, फिनाल अमीनो एनाल्जस हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या लिखा, रीपाग्लीनाइड हो जाएगा और नेटाग्लीनाइड हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल। और तुम्हारे पास दे रखा है थियोजेलो डी नियोडोन आता है, जिसमें तुम्हारे पास क्या लिखा रखा है, रोसीग्लेटाजोन दिया जाता है और
पिया ग्लैटाजोन दिया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, अल्फा ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर में एस्कॉर्बोज दिया जाता है और मेग्लीटॉल दिया जाता है। तो ये आपके सामने दवाइयाँ हैं, एक दो दो याद, कम से कम एक दो दो दवाइयाँ याद रखें, हम दो दो लिखें बट एक एक याद रहेगा तभी आपके लिए सफिशियंट रहेगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि कैसे एक्चुअल में काम करना है। नेक्स्ट में क्या पूछा, डिफाइन इंसुलिन, इंसुलिन कैसे निकलता है। इंसुलिन देखिए होता क्या है, इसको हम शॉर्ट नोट में लिख देंगे, ठीक है। इंसुलिन एक पेप्टाइड बाइट यानी पेप्टाइड हार्मोन होता है जो हमारे पास बीटा सेल है पैंक्रियास, पैंक्रियास से, ठीक है, देखिए पैंक्रियास में एक सेल होता है जिसका नाम बीटा सेल होता है, वही बीटा सेल क्या कर देता है पैंक्रियास का अंदर, ठीक है, इंसुलिन का निर्माण करता है। होता कैसे देखिए, अब इसका मैकेनिज्म समझिए। ये बीटा सेल है और ये तुम्हारा सॉरी ये पेट के नीचे स्टम वो पैंक्रियाज हो गया। पैंक्रियाज में बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज ये बायोसिंथेसिस करेंगे, शरीर के अंदर कर रहे हैं इसलिए बायोसिंथेसिस बोला जाता है। तो क्या बोलाएंगे, प्री प्रो इंसुलिन बनाएंगे जो कि सिंगल चेन की रहती है। क्या कहती है, सिंगल चेन। उसमें क्या कहते हैं 110 अमीनो एसिड का प्रोटीन रहता है, बट इसमें से 24 अमीनो एसिड यहाँ से रिमूव होता है। जब रिमूव होता है उसे प्रोटियोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो प्रो इंसुलिन बन जाएगा जिसमें तुम्हारे पास 86 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से अपना वो वर्क करता है। इसका हम शॉर्ट नोट PDF में डाल देंगे, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास मेडिसिनल गैसेस क्या होती हैं, में ऐसी गैसेज जो तुम्हारे पास मेडिकल पर्पज के लिए उपयोग की जाती है उसी को मेडिसिनल गैस बोलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो मेडिसिनल गैसेज पे तुम्हारे पास दी गई हैं, ठीक है। 54, ठीक है। तो इसको हम सामने मेडिसिनल गैसेस आपके सामने दिखा देते हैं। मेडिसिनल गैसेस ऐसी गैसेस जो मेडिकल पर्पज के लिए उपयोग की जाती है। जैसे गांव में सुने होंगे यार बड़ी उनका हालत खराब है, गैस में वो ऑक्सीजन लगा दिल बना, ऐसे सुने होंगे। तो लिखा दोज गैसेस विच आर यूज टू मेडिकल पर्पज आर पेशेंट डायग्नोसिस कॉल्ड मेडिकल गैसेस। मतलब सिंपल सा बोली जाती है ऐसी गैसें जो हमारे पास मेडिकल पर्पज के लिए उपयोग की जाती हैं उसी को मेडिकल गैसेस बोलते हैं। मेडिसिनल गैसेज तुम्हारे पास आर प्रिपेयर द पेशेंट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन। ये कब प्रयोग की जाती है, जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल या कभी इमरजेंसी पड़ जाती है तो उस लेवल पे हम प्रयोग करते हैं। नेचुरली में, ठीक है, लिखा नेचुरली मैनी यूज गैस इन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंटल। मतलब हमारे नेचुरली देखा जाए तो हमारे इन्वायरमेंटल में बहुत सारी गैस उपस्थित होती हैं बट हम धीरे धीरे उसे दूषित कर रहे हैं। मेडिसिनल गैस आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिकल एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए उपयोग की जाती है। और हमारे सिलेबस में कौन कौन मेडिसिनल गैसेस हैं, टोटल ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बट हम ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32 ग्राम पर मोल होता है, 32 ग्राम पर मोल होता है। प्रिपरेशन कैसे किया जाता है ध्यान से सुनिए। लेबोरेटरी में सबसे पहले क्या लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में, MnO2 की उपस्थिति में। हाइड्रोजन परऑक्साइड को MnO2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वाटर वेपर के फॉर्म में पर हो जाता है और वह यहाँ पर ऑक्सीजन हम ट्रैप कर लेते हैं। लिखा हाइड्रोजन परऑक्साइड इज डिकम्पोज बाय द हीटिंग इज द प्रेजेंस ऑफ MnO2 टू प्रोड्यूस वाटर और ऑक्सीजन गैस। इसी को ट्रैप कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। या हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले एयर को लेते हैं, एयर को अभी इतना बड़ा कोई प्रोसेस नहीं करता, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं एयर से ऑक्सीजन को पकड़ के सिलेंडर में भर देती है। तो लिखा इट कैन आल्सो प्रिपेयर्ड बाई, ठीक है, लिक्विडफाई एयर एट। तो तुम्हारे पास टेम्परेचर कितना होता है 140 डिग्री सेल्सियस और तुम्हारे पास कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना, 4 MPSI होना चाहिए। इससे प्रॉपर्टी हो जाती है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन का यानी ऑक्सीजन देखा जाए तो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट देखा जाए तो कोई टेस्ट नहीं होता, पानी में घुलनशील और वाटर यानी अल्कोहल में भी घुलनशील होता है। अब ये देखा जाए तो कैसे कैसे काम आता है, ये गैस के रूप में आता है। ब्रांड नेम देखी जाए तो भैया प्लीज इसका ब्रांड नेम कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी। क्यों, हर एक एरिया में छोटा छोटा अपना एक छोटा सा नहीं कहते हैं, हमारे पास ये गैस वाला एजेंसी है, ठीक है, ये क्या कर देते हैं अपना फिल करके देते हैं, ठीक, वो अपना बड़ा प्लांट लगा लेते हैं हर एक एरिया में, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो वेल क्लोज कंटेनर में रखना पड़ेगा, नहीं तो उड़ जाएगा। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, सनलाइट और मॉइस्चर से दूर रखना है। एक रूम टेम्परेचर पे आपको रखना है। कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, किसी पर्सन को हाइपोक्सिया हो गया उसको ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है,
ठीक। यूज ऑफ अस्थमा, किसी पर्सन को अस्थमा हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए। ट्रीट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, किसी पर्सन को कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होगी उसको। क्लाइंबिंग द हिल तथा सी लेवल पे, मतलब बहुत ऊपर जाएंगे या समुद्र में जाएंगे तो आप गैस सिलेंडर का उपयोग करके ही जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया मेडिसिनल गैस के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, एंटीवायरल ड्रग्स क्या होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, एंटीवायरल ड्रग्स क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा बता देंगे तब भी कोई टेंशन नहीं। एंटीवायरल ड्रग्स होता क्या है, इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। ओ भाई कहाँ चला गया, एंटीनियोप्लास्टिक, टेट्रासाइक्लिन, माइक्रो एंटीबायोटिक, कहाँ चला गया एंटीवायरल ड्रग्स, बाबू रे बाबू, एंटी मलेरिया, एसाइक्लोविर, यहाँ से आगे एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। अब नाम से ही पता एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती हैं, ऐसी दवाइयाँ, ठीक है, ऐसी दवाइयाँ जो वायरस को ट्रीट करने के लिए उपयोग की जाती हैं। तो लिखा एन एजेंट विच वर्क अगेंस्ट द वायरल डिजीज इज नोन एज एंटीवायरल, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो वायरस को ट्रीटमेंट के लिए उपयोग की जाती हैं उसी को एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं। वायरस क्या होते हैं, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब ये तो ना तो जीवित रहते हैं ना तो मरे रहते हैं। यदि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं तो ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। न्यूक्लियस डू नॉट हैव, सॉरी, वायरस डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इसके पास कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है। ठीक, अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास वायरस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है जो कोरोना में था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। वायरस फॉर द ग्रोथ ए सूटेबल होस्ट रिक्वायरमेंट, मतलब वायरस को क्या करना चाहिए, ग्रोथ करने के लिए एक सूटेबल होस्ट चाहिए, जैसे हमारा शरीर हो गया, इसके अंदर ग्रो करेगा, बाहर नहीं ग्रो करता है। अब क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल देख लिया जाए, आपको इतना बड़ा ये सब एग्जाम्पल नहीं आता है, जैसे ये लिख के एक दो दवाइयाँ, उसी तरह से ये लिख के एक दो दवाइयाँ लिख के काम खत्म कर देना। यदि याद रहेगा तो अच्छी बात, नहीं रहेगा तो कोई टेंशन नहीं। एंटी हर्पिस वायरस में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, एसाइक्लोविर आते हैं और फेविपिराविर आते हैं, इसका एग्जाम्पल। एंटी रेट्रोवायरस में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, जोडोविडीन आते हैं और तुम्हारे पास लिखा वेलाडिरीन आते थे, ये सब यहाँ पर लिख देना है। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, एमिटाडीन आते हैं और रेमिटाडीन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स में तुम्हारे पास कौन आ जाते हैं, रिबाविरीन आते हैं और तुम्हारे पास कौन आ जाते हैं, लेमिवेरिडीन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एक दो एग्जाम्पल याद रखना, अपना काम हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल एसाइक्लोविर, रेमसिविर जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था कोरोना में। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लोनाजेपाम के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका ये नहीं है, कहाँ बनाओगे, ठीक है, क्लोनाजेपाम के बारे में बता देना है। ठीक है, तो क्लोनाजेपाम के बारे में थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने। क्लोनाजेपाम, ये आपके सामने रखा क्लोनाजेपाम। अब क्लोनाजेपाम क्या होता है, क्लोनाजेपाम एक बेंजोडाइजापीन है जो मेनली यूज ए एंटी काउंसलिन, मतलब किसी को मिर्गी आ रही हो तो उसको सही करने के लिए, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीजर, इसको उपयोग में किया जाता है क्लोनाजेपाम। स्टोरेज तथा स्टेबिलिटी कंडीशन देखा जाए तो इसको रूम टेम्परेचर पर रखना, सनलाइट और मॉइस्चर से इसको दूर रखना है। फार्मूलेशन देखा जाए तो मार्केट में टैबलेट के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है, इन्हीं नामों से मार्केट में आता है। ब्रांड नेम के बाद बात की जाए तो क्लोनापिन के नाम से आ जाता है और तुम्हारे पास क्या हो जाता है, रेबिट्रिल के नाम से आता है, क्लोनाजेपाम के नाम से भी मार्केट में उपलब्ध होता है। यूज किसी पर्सन को मिर्गी आ गई, सीजर हो गया, ठीक है, इस सब के उपयोग में हम क्या करते हैं, क्लोनाजेपाम का उपयोग करते हैं। तो आपके सामने क्लोनाजेपाम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना, थोड़ा सा यहाँ से कंडीशन वगैरह लिख के काम खत्म हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है, उसके बाद हम 60 MCQ की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रोसीजन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शॉर्ट नोट में आता ही आता है। ठीक है, ये आपके सामने एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दिया गया है। अब गुरुदेव एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, कहते हैं यार बड़ी खरताराम वाला एकदम से एक्यूरेट लग गई तो उसे एक्यूरेसी बोलते हैं। तो एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट, इज द, ठीक है, मेजर ऑफ द हाउ क्लोज टू ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द, यानी क्वांटिटी। कहने का मतलब ये देखा जाए तो ये एक्चुअल में इसी पे मारना है, इसके कितना नज़दीक है जो वैल्यू, उसी को एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं। इसके नज़दीक होना चाहिए, उसी को एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं। एक्यूरेसी जो आल्सो नोन एज एक्यूरेट वैल्यू बोला जाता है। इसमें जो तुम्हारे पास डिफरेंस होना चाहिए, लगभग सिमिलर होना चाहिए। तो लिख रखा तुम्हारे पास एक्यूरेसी जो आल्सो डिजायर डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द
ए मेजर वैल्यू तथा एक्सेप्टेबल वैल्यू, मतलब जो हमारे पास मेजर वैल्यू यहाँ होनी चाहिए इसी के इर्द गिर्द रहे और बहुत नज़दीक रहे तो उसको एक्यूरेट बोलेंगे। अब प्रिसीजन क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। प्रिसीजन में तुम्हारे पास क्या होता है, देखिए एक्यूरेट वैल्यू ये है, बट हम जो तीनों तीर मारे हैं आपस में ये तीनों क्लोज है, देखिए ये आपस में तीनों क्लोज है, बट इससे ये बहुत दूर है, इसके पास भी हो सकता है, इससे बहुत दूर भी हो सकता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोला जाता है। प्रिसीजन इज ए डिफाइन एज द क्लोजनेस ऑफ द मल्टीपल, और यानी लिखा है ऑब्जर्वेशन टू एन अदर और द रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, मतलब इसे बार बार तुम रिपीट कर रहे हो, ये आपस में एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोला जाता है। प्रिसीजन आर डिफाइन एज द एग्रीमेंट अमॉन्ग द क्लस्टर ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब कई बार तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बट रिजल्ट देखा जाए तो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। हाउ वेयर इट डज नॉट इम्प्लाई एनी थिंग विथ रिस्पेक्ट टू देयर ऑफ द रिलेशन टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, इसका कुछ रिलेशन ही नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से क्लोज होते हैं, उसी को प्रिसीजन बोला जाता है। एग्जाम्पल देके आप मैनेज कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, 24 क्वेश्चन अब थे मस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम 60, यानी तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है 60 MCQ की तरफ करते हैं। ये ऑलरेडी इस पर टिक है क्योंकि हिंदी मीडियम पे हमने टिक मार दिया हुआ, आप देखते चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से सुनिए भाई, ठीक है, एकदम से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ठीक, पहला क्वेश्चन इसको थोड़ा सा इससे कर लेते हैं मैनेज। लिख रखा है विच एंटासिड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर लैम टाइम, मतलब इसमें कौन सा एंटासिड है जो लंबे समय तक आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम मेटल नेचर का होता है, हमारे शरीर में डिपोजिट होने लगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो सी वाले पे टिक मार देना। रिएजेंट यूज टू अब लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, मतलब जो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड करें किस रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का, तो ये पे टिक मार देना है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली डू नॉट कंटेन द, ठीक है, यानी फॉलोइंग एटम, मतलब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है, तो कार्बन पे टिक मार देना यहाँ से। पेंसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, इसको नहीं बताएंगे भाई, इसको कमेंट बॉक्स में आप डिस्कवरी बताएंगे। लिखा पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय द फॉलोइंग साइंटिस्ट, मतलब किस साइंटिस्ट के द्वारा यानी पेंसिलिन की डिस्कवरी की गई थी, इसको लिख के बताना पड़ेगा। लिख रखा ड्रग्स विच डिप्रेस सीएनएस एंड प्रोड्यूस स्लीप आर नोन एज, मतलब ऐसी कौन सी ड्रग्स हो तो जो यानी नेचुरल स्लीपिंग देती है, अभी पढ़े हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, हिप्नोटिक्स पे टिक मार देंगे। बीटाडीन क्या होता है, एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, जैसे कहीं घाव हो लगे तो बीटाडीन का उपयोग किया जाता है। जिंक कार्बोनेट की, यानी इसका तुम्हारे पास केमिकल फार्मूला होता है, जिंक जेडीएन मतलब जिंक, कार्बोनेट मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, CO3, तो जिंक कार्बोनेट यहाँ लिख दिया गया। सिल्वर नाइट्रेट देखा जाता है, ये भी एक तरह का एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, जो अभी एग्जाम्पल में आप देख किए हैं। वॉशिंग सोडा आल्सो नोन एज, वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इंटू 10H2O बोलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट लिख देंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। सेंट्रल फार्माकोपिया लेबोरेटरी इन सिचुएटेड, मतलब अपने यहाँ सेंट्रल यानी फार्माकोपिया कहाँ पर है, गाजिया, ठीक है, गाजियाबाद में है। पेंसिलिन या सी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट बर्दा, ठीक है, सी नहीं मेरे भैया गलत बोल दिए, ठीक है। अब जो बोले देखिए, पेंसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक किए थे, ठीक है, रॉन्ग बोल दिए भैया। केमिकल फार्मूला ऑफ द तुम्हारे पास, हाँ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लिखिए केमिकल फार्मूला ऑफ द फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट FeSO4 हो जाएगा, ठीक है। क्या देखा, रोल ऑफ इंडिकेटर इन रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन जब कर रहे हो तो इंडिकेटर के एक्चुअल में रोल क्या, इंड प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ठीक है, इंड पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। कि अमीनो का कलर नॉर्मल कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आर द डीपर, यानी मेडिकेशन आर यूज टू ट्रीटमेंट, एंटी नियोप्लास्टिक कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में 1 सेंटेंस तथा 1 वर्ड में हो सकता है। क्या रखा, विच ड्रग्स कॉमनली यूज टू डिटॉक्सिफिकेशन द आर्गेनोफॉस्फेट, से एट्रोपिन का उपयोग किया जाता है। कलर, ठीक है, कलर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। मेनली तुम्हारे पास सीवीड, जो सीवीड खाते उसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। नेम ऑफ द, ठीक है, गैस यूज टू ऑफ फोमिगेशन, फोमिगेशन में किस गैस का उपयोग करते हैं, नाइट्रिक एसिड का करते हैं। एंटीडॉट ऑफ द धातुरा पॉइजनिंग, कोई धातुरा का खा लिया तो उसके लिए एंटीडॉट क्या चाहिए, फियोस्टिग्मिन होना चाहिए, फियोस्टिग्मिन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, मेन यूज ऑफ द प्रोपनोलॉल, प्रोपनोलॉल का मेन यूज क्या होता है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए उपयोग किया जाता है,
तो ये हो गया आपके सामने 2024 का। उसके बाद 2023 का पेपर सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, इसको पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज अ लाफिंग गैस, मतलब लाफिंग गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्साइड दिए गए। विच ऑफ द, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एज एंटासिड, मतलब इसमें से कौन सी दवाइयाँ हैं जो एंटासिड की तरह प्रयोग की जाती हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी एंटासिड का एग्जाम्पल देखें। एजा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यदि एच वीडमैन का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखे होंगे, आपको दिखा देते हैं क्योंकि ये तुम्हारे पास थोड़ा सा, ठीक है, वैसा टाइम में क्वेश्चन किसी कॉलेज वगैरह में मोस्टली ये पढ़ाया ही नहीं जाता, ठीक है। ठीक है, देखिए आप क्लासिफिकेशन थोड़ा सा एच मैन भी देखिए, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एच वीडमैन का जो क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, तो ये तुम्हारे पास हेट्रो एटम होते हैं। ऑक्सीजन के लिए एजा, ऑक्सा प्रयोग करते हैं, और नाइट्रोजन के लिए एजा, एस के लिए थियो, पी के लिए फास्फो यानी फास्फो उपयोग करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा एजा किसके लिए उपयोग किया जाता, तो एजा अभी बोले एजा किसके लिए, तुम्हारे पास नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन पे टिक मार देना यहाँ से। विच आर द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग्स, मतलब एंटी डायबिटिक मतलब जो हमारे पास डायबिटीज में उपयोग की जाती है। मेटफॉर्मिन सबसे ज़्यादा, मेटफॉर्मिन 500 के नाम से आता है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्लोरोक्यूनिन फास्फेट ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, सेकेंड ईयर का पढ़ा दीजिए प्लीज। उसका तो भाई फर्स्ट ईयर से 2023 का 2024 का पेपर सोल्यूशन खत्म हो गया। सुपर टाइप 25 क्वेश्चन हम जानते हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट बचा हुआ, सब चीज़ तो खत्म हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा, यानी लिख रखा क्लोरोक्यूनान फास्फेट जो ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यानी मलेरिया के उपयोग में किया जाता है। विच ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तुम्हारे पास निफाडीन होता है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, एनेस्थीसिया में, ठीक है, एनेस्थीसिया में प्रयोग किया जाता है, थियोपेंटाल सोडियम प्रयोग किया जाता है। गर्जस ऑपरेटर आर्सेनिक में किया जाता है। पेंसिलिन की डिस्कवरी भाई अब ये तो भाई अभी बोलिए भाई, ठीक है। अभी पेंसिलिन की डिस्कवरी किस वैज्ञानिक ने की थी, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। लिखा पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई, किससे किए थे, पेंसिलिनियम नोटाटा में तरह की फंजाई थी, उसी से उन्हें प्राप्त किए गए थे। तो पेंसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, यहाँ पर फुल नेम लिख के दिखाइए। नेक्स्ट में IUPAC का भाई फुल नेम लिख के दिखाइए। कक्षा 9-10 में तो पढ़े होंगे, 12 में भी पढ़े होंगे। तो पेंसिलिन की पहले डिस्कवरी किसने की थी, इसका 9वां नंबर 10वां नंबर का IUPAC का फुल नेम बताना है। कोट्रिमाक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कोट्रमाक्साजोल, कोट्रमाजोल नहीं, कोट्रिमाक्साजोल पूछा हुआ। तो इसमें ट्राई मेथाप्यूरिन होता है, ठीक है, पिरिडीन होता है, और तुम्हारे पास सल्फामेक्सोल आता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सब मरबा करबा, मर दे तू खतरनाक है बड़ा, वो पेंसिलिन की नहीं, ठीक है भाई, क्या करता बेटा तू, मर दे, ठीक है। हाँ भाई सही है भाई, ठीक है। हाँ, अलेक्जेंडर की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत कर दिए हैं आप, मेंटेन कर देना, ठीक है। IUPAC का फुल नेम आप लिख के दिखाना। नियोस्टिग्मिन जो ट्रीटमेंट आप तुम्हारे पास लिथिनिया ग्रेविनिस का उपयोग में किया जाता है। मेगाल्डेट में तुम्हारे पास मैग्नीशियम होता है, Mg होता है, प्लस में एल्युमिनियम होता है। EDTA का भाई, इसको भाई फुल नेम लिख के दिखाना, एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है। एग्जाम्पल ऑफ द बी ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस के नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन, मतलब कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन में किस इंडिकेटर का उपयोग करते हैं, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है। व्हाट आर द हिमेटेनिक्स, हिमेटेनिक्स क्या होता है, हिमेटेनिक ऐसे एजेंट होते हैं जिसका उपयोग, हिमेटेनिक्स एक ऐसा एजेंट होते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग क्या किस में किया जाता है बाबू, ठीक, आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी को ट्रीट करने के लिए उपयोग किया जाता है। और यानी सिंपैथोमिमेटिक एजेंट कहते हैं ऐसे एजेंट जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे वर्क करते हैं, उसे सिंपैथोमिमेटिक एजेंट बोलते हैं। रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट क्योंकि इंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। नेशनल सिलेंडर लिमिट टेस्ट का क्या यूज किया जाता है, नेशनल सिलेंडर लिमिट टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री द करेक्ट ऑप्शन बर्दर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद तुम्हारे पास 2022 का पेपर हम देख लेते हैं, ठीक है। 60 MCQ हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चले आते हैं, इसमें देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसमें ये थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। ए केमिकल डैट चेंज इट कलर एसिडिक टू बेसिक मीडियम ड्यूरिंग द टाइट्रेशन इज कॉल्ड, मतलब जब कलर एसिड और बेसिक कलर चेंज करा तो इंडिकेटर का हम प्रयोग कर रहे थे। विच आर द फॉलोइंग एंटा एसिड, अभी देखें हार्ड यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है। अब एल्कीन का फार्मूला, एल्केन रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बांड, एल्कीन रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बांड, एल्काइन रहेगा तो ट्रिपल बांड होता। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2 में प्लस में 2 होता है, एल्कीन में CnH2 -2 यानी हटा ही देते हैं, पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। CnH2
SUN होता है, एल्काइन में -2 हो जाता काम, तो एल्कीन पूछा हुआ था, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फेरस सल्फेट ट्रीटमेंट, फेरस सल्फेट किसका उपयोग किया जाता है? एनीमिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है, किसी को खून की कमी हो गई है तो इस पर टिक मार देना है। विच आर द फॉलोइंग हेट्रोएटम, भी हम क्या बोले हेट्रोएटम में तुम्हारे पास ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया गया, क्यों? क्योंकि हेट्रोएटम में तुम्हारे पास क्या आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी, तो ये सब आते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन दे रखा, तो ये मान लेते नहीं होता, तो ये भी नहीं होता, बट ये भी सही है, ये भी दोनों तुम्हारे पास सही है, ठीक है। बट पहले नाइट्रोजन आता तो नाइट्रोजन पे टिक मार देना है, ठीक है, दोनों मार सकते कि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग नियोप्लास्टिक ड्रग्स, मतलब इसमें से कौन सा नियोप्लास्टिक एजेंट के अंतर्गत आ जाता है? मेथोट्रैक्जेट आता है, जो कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। कॉलपॉल का ब्रांड नेम क्या होता है? पैरासीटामॉल होता है, तो ये इतना हल्का क्वेश्चन पूछ ले हो, ठीक है, ये थोड़ा सा पूछा स्ट्रॉन्ग। 5,5 डाईफिनाइल, ठीक है, डाईफिनाइल एमिडाजोलाडीन 4, ठीक है, यानी 2,4 डाईओन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? फिनोटोइन होता है। विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स इज ए सेकेंड जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट? सल्फो, ठीक है, सल्फोन्यूलान यूरिएज बोला जाता है, इसमें क्या बोलते हैं? ये सेकेंड जनरेशन हमसे पूछा हुआ, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ठीक है, ग्लीबेनक्लेमाइड हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा ग्रीसीफेल्विन, ग्रीसीफेल्विन तुम्हारे पास एक तरह का एंटी फंगल ड्रग्स होती है। केमिकल फार्मूला ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी क्या लिखेंगे? Na हो जाएगा, HCO3 आपके सामने हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस आल्सो नोन है लॉफिंग गैस बोलते हैं, जो MCQ में आप पहले ही देखे हुए। लिखा है कैल्पोज, वैलियम इज अ ब्रांड नेम ऑफ द डाइजापाम, डाइजापाम का ये तुम्हारे पास ब्रांड नेम है, ठीक है। क्लोरोफेनिकॉल इज ड्रग्स ऑफ द चॉइस, इज ट्रीटमेंट ऑफ आई के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आंखों में जो पेंसिलिन के लिए गाँव में छोटा सा मिलता वो। हाइड्रोजन पर एक एंटीडॉट होता है, साइनाइड होता है, और एक और पॉइजनिंग ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। थियोपेंटाल सोडियम है द रूटिंग, ठीक है, रूटिंग ऑफ ओनियन, आपके घर में यदि सड़ रहा होगा, ठीक है, सड़ रहा होगा कोई चीज़, तो उसी तरह ओनियन सड़ रहा होगा तो उस तरह से हमें दिखता है, ठीक है, तो उस पर काम आता है। लिखा पिलोकार्पिन यूज ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा एम्फिटोरिसिन बी द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स होती है। ग्लीबेनाक्ली यानी ग्लीबेनक्लेमाइड पॉसेज दैगदत, एक सल्फोला यूरियान होता है, ठीक है, ठीक है, सल्फोन्यूलाइल यूरिएज होता है, एक तरह का एंजाइमेटिक होता है, जो केमिकल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। EDTA का फुल नेम, अब इसका भी EDTA का फुल नेम वहाँ पर भी लिख के दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो 60 MCQ हम क्या करती हैं, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये 1 घंटा 44 मिनट, 2 घंटा तक हमने क्या कर दिया, लेक्चर को ख़त्म कर दिया है, ओनली फॉर 10 मिनट। देखिए भाई, केवल 10 मिनट के बाद आपका सोशल फार्मेसी का आएगा, प्लीज़ उसको भी आप देख कर ही जाइएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।